शुरू में होता है, तो शुरू में क्या होता है, कई बार अपने को लगता है कि हाँ भाई हमने लिखा है, हमको अच्छा लिखना नहीं आ रहा, लेकिन धीरे धीरे बार बार लिखोगे, वॉल्यूम कम कर दो थोड़ी सी, तो धीरे धीरे लिखोगे ना तो आपकी क्या हो जाएगी, प्रैक्टिस हो जाएगी, आपको खुद से आ जाएगा कि इसको अगर मुझे 2 मार्क्स में लिखना है तो हम कैसे लिखें, इसी को हमको 10 मार्क्स में लिखना है तो हम कैसे लिखें, है ना। तो वही जो क्वेश्चन हम लोगों ने पिछली बार आपको दिए थे वही एक बार हम देखेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन क्या था, चैप्टर जो है हम लोग डिस्कस कर चुके थे ऑलरेडी, आप लोग जो है पॉलिटी में ये चैप्टर पढ़ चुके हो, है ना, लेकिन मैंने आपको क्या बताया था, ये करंट को स्टैटिक्स के साथ कैसे आप लोग जो है कनेक्ट करके पढ़े। जहां समझ में नहीं आए लास्ट में एक बार मेरे से आप बाहर भी पूछ सकते हो, कोई चीज किसी का भी हो, तो मेरा एक्सपीरियंस जो है इंटरव्यू तक का वो मैं आपके साथ शेयर करूंगी, है ना, आपके साथ मैं एज ए मेंटर साथ में चलूंगी, जो भी डाउट है जो भी आपको लगे वो आप मुझसे पूछ सकते हो, लेकिन आप मेरे अकॉर्डिंग जो मैं आपको होमवर्क दूं वो आपको करना पड़ेगा। बाकी अगर कोई ऐसा है कि जो जबरदस्ती किसी के कहने से, है ना, कि पड़ोसी का लड़का जो है आरएस बन रहा है तो मैं भी जो है आरएस की तैयारी कर लेता हूं, तो वो वालों को छोड़ के और जो खुद का एक लक्ष्य जो है निर्धारित किया है कि मुझे सिर्फ और सिर्फ क्या बनना है, आरएस ही बनना है, इसके अलावा मुझे लाइफ में कुछ नहीं सोचना, किधर भी नहीं देखना, डायरेक्ट जो है मेरा एक ही मोटिव है, क्या, आरएस, बस उधर ही देखना है। आगे पीछे बहुत सारे आपकी लाइफ में बहुत सारी चीजें आएंगी, है ना, उनको नेग्लेक्ट करते हुए बस सीधे और सीधे अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ना है, ठीक है। अब देखो पहला क्वेश्चन क्या था आपके, कि भारत में चुनाव सुधारों के लिए गठित प्रमुख समितियों का उल्लेख कीजिए। अगर इसको आपको 2 मार्क्स में लिखना होता तो आप लोग क्या लिखते, बताइए अपने अकॉर्डिंग क्या लिखते आप लोग, अरे बोलते जाओ, आप लोगों से पूछ रही हूं क्योंकि आपका चैप्टर पढ़ा हुआ है ना। कहां गई भैया, कृष्ण भैया, तो आप लोग मुझे आंसर दीजिए एक बार कि अगर 2 मार्क्स में इसी को लिखना है कि भारत में चुनाव सुधार समितियों से संबंधित जो है समितियां बनाई गई उनका उल्लेख कीजिए, 2 मार्क्स में लिखना है, ठीक है। आप सब लोग लिख के आ जाओगे, लेकिन इसमें प्रॉब्लम क्या होती है ना कि आप लोगों ने, अगर आपको 2 स्कीम याद हैं या फिर 2 आपकी जो यहाँ पे कमेटी बनाई गई थी वो याद है, आपने 2 लिख दी और आपके मार्क्स कितने आए, आधा नंबर या 1 नंबर, वो सेलेक्ट करने वाला का है कलर, हाँ वो अलग अलग है ना सब में, हाँ ये। अब देखो इसी को आपको लिखना है कितने मार्क्स में, 2 मार्क्स में, कितने मार्क्स में लिखना है, 2 मार्क्स में, ठीक है। लेकिन हम लोग क्या लिखें ऐसा कि हमको 2 में से 2 नंबर जो है वो आ जाए। तो अब देखो यहां पर लिखने के लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, किसी कमेटी का जो है अपन नाम लिखेंगे, ये तो सबको पता है, ये बार बार मिट रहा है, जो भी लिख रही हूं वो मिट रहा है। राम का नाम नहीं मिटा, ठीक है। तो अब इसको हम लोगों ने 15 वर्ड्स में लिखा, तो हम सबसे पहले क्या लिखेंगे, सबसे पहले हमने लिखा पहली कमिटी। जरूरी नहीं है कि सीक्वेंस में ही लिखें, क्योंकि आप लोग ऑलरेडी चैप्टर पढ़ चुके हो, तो आपको चुनाव सुधार समिति से रिलेटेड आपको जो है समितियों के नाम भी याद होंगे। कौन कौन से हैं समितियों के नाम, जैसे तारकुंडे समिति हो गई, के संथानम समिति हो गई, इंद्रजीत समिति हो गई, प्रशासनिक सुधार आयोग समिति हो गई, है ना, इंद्रजीत समिति हो गई। ये सारी समितियां जो हैं वो किससे संबंधित हैं, चुनाव सुधार समिति से संबंधित है, ठीक है। तो अब हमने यहाँ पर लिख दिया फॉर एन एग्जाम्पल, जरूरी नहीं है सीक्वेंस में ही लिखें, जैसे मान लो हमने पहला लिख दिया कौन सा, तारकुंडे समिति, क्या लिख दिया, तारकुंडे समिति पहला लिख दिया। दूसरे में मान लो हमने लिख दिया एक और है, कौन सी, दिनेश गोस्वामी समिति, कौन सी है, दिनेश गोस्वामी समिति, ठीक है। तीसरा मान लो हमको याद रह गया, हमने लिख दिया कौन सा, इंद्रजीत समिति, कौन सा लिख दिया, इंद्रजीत समिति। और एक और हमने लिख दिया कौन सा, जैसे जो भी अपने को याद आए, जरूरी नहीं है मैं जो बताऊं वही लिखें, तो एक हमने लिख दिया कौन सा, के संथानम समिति,
अब देखो, पहली चीज तो यहां पर अपने को ध्यान क्या रखना है ना, वो चीजें आपको नोटिस करनी है कि मैंने कहा सीधा सीधा मैंने लिख दिया, इनके कमिटियों के नाम लिख दिए। कई बार आप लोग 2 लिखोगे तो ध्यान रखना कि यहां पर आधे आधे मार्क्स के जो है वो काउंट होते हैं। आप 4 लिखोगे तब जाके आपको 2 मिलेंगे, लेकिन इस तरीके से आपने अगर 4 लिखी हैं कमेटियों के नाम तो भी जरूरी नहीं है कि आपको 2 में से 2 मार्क्स मिले। सुना मैंने क्या कहा? मैं आपको कभी कॉपी शेयर करूंगी अपनी। मैंने कहा कि भले ही आपने 4 कमेटियों के नाम लिख दिए, लेकिन अभी भी जरूरी नहीं है कि वो आपको 2 में से 2 मार्क्स दे। तो ऐसा आप क्या लिखे हैं एक्स्ट्रा? ऐसा सब लिख के आए हैं, तो आपके आंसर में ऐसा क्या अलग हो कि वो आपको 2 मार्क्स में से 2 मार्क्स देने के लिए तत्पर हो जाए कि मैं नंबर काटूं कहां? तो आपको अगर इनकी डेट याद है, ईयर याद है सबसे पहले, तो आप लोग जो डेट जो है, ईयर जो है वो क्या करेंगे, ईयर सेलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, अगर मान लो ईयर के अलावा सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि कोई भी कमिटी है उसने क्या करे होंगे, कोई ना कोई सिफारिश दी होगी कि नहीं दी होगी। तो अब सिफारिश बहुत सारी दी होंगी। अब जरूरी है कि बाद में जो है उन सिफारिशों में से कितनी मानी गई हैं, कितनी नहीं मानी गई हैं, वो बाद की चीज है। लेकिन यहां पर ध्यान रखने वाली बात क्या है कि हमको 2 मार्क्स में लिखना है। तो तारकुंडे समिति जो है, इसने अपनी पहली सिफारिश जो दी थी उसमें कहा था इसने कि क्या करना चाहिए कि मतदान देने की आयु जो है वो 21 वर्ष से घटाकर कितनी कर देनी चाहिए, 18 वर्ष कर देनी चाहिए। इसके अलावा इसने और भी बहुत सारी सिफारिशें दी थी। इसने कहा था कि जितना भी चुनाव में जो खर्चा होता है उस खर्चे का पूरा विवरण जो है इसको किसको देना चाहिए, चुनाव आयोग को देना चाहिए। कितना पैसा खर्च हो रहा है, कहां पर हो रहा है ना, कहीं पोस्टर ये जो लगाते हैं इनको बैन कर देना चाहिए। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट जो है हम एक लिख देंगे सिफारिश, जैसे कि मैंने अभी बात की कि यहां पर क्या हुई थी, ये पता नहीं डिस्टर्ब कर रहा है, कि 21 कि यहां पर मैंने कहा कि ये जो है आप लोग वैसे समझ लेना है ना, ये मुझे नहीं पता कि यही ना, तो ये तो पहले ही आ रहा था, अब सही आएगा ना, ठीक है। मेरे से तो आप लोग होशियार हो, अरे अलग अलग पैनल होता है ना इसलिए। तारकुंडे समिति जो है इसमें सबसे इंपॉर्टेंट सिफारिश का नाम लिख देंगे हम। कौन सी सिफारिश का, कि मतदान की आयु जो है, इन शॉर्ट लिख देंगे, इतना तो पेज होता है हमारे पास है ना। तो मतदान की आयु क्या होनी चाहिए, 21 वर्ष से घटाकर, शॉर्ट में लिख दिया 21 वर्ष से घटाकर कितनी होनी चाहिए, 18 वर्ष लिख दिया। यहीं से आपके प्रीलिम्स का भी क्वेश्चन कैसे बन जाता है, दोनों देखते हुए चलेंगे किस प्रकार से कैसे क्वेश्चन बनते हैं आपके। अब आपको पूछ लिया जाए प्रीलिम्स में कि मतदान की आयु 21 वर्ष से 18 वर्ष घटाने की सिफारिश कौन सी समिति के द्वारा की गई थी, आंसर क्या हो जाएगा, तारकुंडे समिति, पहला हो गया। दूसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, तारकुंडे समिति का संबंध है, आंसर क्या हो जाएगा, चुनाव सुधार से। 2 प्रीलिम्स के हो गए, लेकिन हम लोग यहाँ चूंकि मेंस की बात कर रहे हैं, तो मैंने कहा कि अगर कोई समिति का नाम आपने लिखा, ईयर याद है अच्छी बात है, नहीं भी याद है कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन आप सामने उसके क्या लिख दें, एक मेन इंपॉर्टेंट जो उसके द्वारा दी गई सिफारिश थी उसका नाम लिख दें। दूसरा, जैसे मैंने कहा कौन सी, दिनेश गोस्वामी समिति, ईयर याद है तो अच्छी बात है, कब, 1990, कब थी, 1990। क्या बेटा, किसका है, और दिनेश का कितना बता रहे हो, नहीं दिनेश का जो है 1990 ही है ना, एक बार हो सकता है आप लोगों को कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हुई हो, वापस से चेक कर लेना, ठीक है। तो दिनेश गोस्वामी समिति जो है उसका ईयर कितना है, 1990, लेकिन इसकी मेन सिफारिश जो है, यानी कि मुख्य सिफारिश कौन सी दी गई थी वो इंपॉर्टेंट है। तो ध्यान रखेंगे, इन्होंने सबसे पहले कहा था कि वोट डालने के लिए हमें किसका प्रयोग करना चाहिए, ईवीएम का प्रयोग करना चाहिए। किसका प्रयोग करना चाहिए, ईवीएम का प्रयोग करना चाहिए, यानी कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का यूज करना चाहिए। ये सिफारिश किसके द्वारा दी गई, दिनेश गोस्वामी। जैसे इंद्रजीत समिति की बात करें हम लोग, मैंने कहा कि ईयर याद है तो अच्छी बात है, लेकिन ईयर से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, उसकी सिफारिश।
तो इंद्रजीत समिति ने कौन सी सिफारिश दी थी? मैंने कहा कि हर कमिटी ने बहुत सारी सिफारिशें दी थी, लेकिन मेन इंपॉर्टेंट सिफारिशें कौन सी दी थी? इन्होंने कहा कि लोकसभा और विधानसभा चुनाव जो होते हैं, कौन से? लोकसभा और विधानसभा चुनाव जो होंगे, उनमें जो भी खर्चा होगा, जो भी उनमें व्यय होगा, उस व्यय का वहन कौन करे? सरकार को करना चाहिए। तो ये सिफारिश किसने की थी? इंद्रजीत समिति ने। क्या कहा इसने? कि लोकसभा और जो कौन है आपके विधानसभा चुनावों का व्यय कौन वहन करे? सरकार के द्वारा वहन किया जाए। ये किसने कहा? इंद्रजीत समिति ने। के संतानम समिति, ईयर याद है तो अच्छी बात है, नहीं याद है तो ना लिखें। यहां पर कौन सा था के संतानम समिति का? 1962। कितना था? 1962। लेकिन याद रखोगे कि अगर कभी पूछ लिया जाए कि केंद्रीय सतर्कता आयोग, एक कमीशन पढ़ते हो आप लोग, है ना? केंद्रीय सतर्कता आयोग की सिफारिश भी किस समिति के आधार पर की गई थी? के संतानम समिति के आधार पर। लेकिन कब? 1964 में। कब हुई थी? 1964 में। लेकिन यहां पर जो समिति है उसने रिपोर्ट कब दी? 1962 में। तो यहां पर इसने क्या कहा था? इसने कहा था कि यानी कि जो वो क्या है, सीटों का क्या होना चाहिए? परिसीमन किया जाना चाहिए। ये किसने कहा था? के संतानम समिति ने। तो अगर आपने 2 मार्क्स में ये सारा चीज लिखी है तो आपके कहीं भी नंबर जो है आपके डिडक्ट नहीं होंगे। ठीक है, 2 मार्क्स में, समझ गए? लेकिन मैं फिर बोल रही हूं कि बहुत सारे स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि 2 मार्क्स में अगर क्वेश्चन पूछा गया है, 2 कमिटियों के नाम लिख देते हैं, मुश्किल से आधा नंबर मिलता है, फिर सोचते हैं कि हमको 2 मार्क्स कैसे नहीं मिले। तो 2 मार्क्स इसलिए नहीं मिले, ऐसे सब लिख के आते हैं, सेम जो कॉमन चीजें हैं वो सब लिख रहे हैं। तो आपका कुछ जो आंसर जो है वो इतना स्पेसिफिक होना चाहिए कि अलग से ही लगे कि नंबर काटूं कहां से। उस दिन भी मैं आपको बता के गई थी कि 10 मार्क्स में 5 से 6 मुश्किल से आते हैं। अगर आपको नंबर गेन करने हैं तो आप जो है सबसे ज्यादा मार्क्स कहां से गेन करोगे? 2 मार्क्स से और 5 मार्क्स से। तो 2 मार्क्स का आंसर आपका इतना अट्रैक्टिव होना चाहिए, इतना अट्रैक्टिव होना चाहिए कि आपके 2 में से तो 2 आए। इसके अलावा आपके पास स्पेस है, मान लो कोई फ्लो चार्ट बना दो, कोई डायग्राम बना दो, है ना? स्पेशली ज्योग्राफी और साइंस जैसे सब्जेक्ट जो हो, और अगर आप में इतनी है कैपेसिटी तो आप राजस्थान हिस्ट्री और बाकी के सब्जेक्ट में भी जो है फ्लो चार्ट, डायग्राम, ये सारी चीजें यूज कर सकते हो। स्पेस अगर आपको दिख रहा है तो। ये 15 वर्ड्स का हो गया। अब देखो, मैं एक और आपको क्वेश्चन दे के गई थी जो लास्ट टाइम होमवर्क में था आपके, कि भारतीय निर्वाचन आयोग के कार्यों एवं शक्तियों का विवरण दीजिए। कितने वर्ड्स में पूछा गया था? 50 वर्ड्स में। कितने में? 50 वर्ड्स में। आप लोगों ने चैप्टर पढ़ा है, आपने क्वेश्चन प्रैक्टिस किया होगा, मेंस का किया होगा ना? तो 50 वर्ड्स में मुझे बताइए कि इसमें हम लोग जो है किस प्रकार लिखें कि हमें 5 में से 4, क्योंकि 5 में से 5 आपको कभी नहीं मिलते हैं। कोई ऐसे बोले कि मेरे 5 में से 5 आए थे, वो झूठ बोल रहा है। ठीक है, तो 5 में से 4 मार्क्स यानी कि जो मैक्सिमम होते हैं, बहुत ज्यादा होता है 4.5, बस इससे ज्यादा नहीं आते हैं। तो यहां पर हम 50 वर्ड्स में ऐसा क्या लिखें जो हमारे मैक्सिमम मार्क्स आए, जितने भी वो दे रहा है? तो सबसे पहले आपका तरीका जो होगा, आप सीधा सीधा लिख दोगे कि चुनाव में ये क्या करता है? मतदाता सूची तैयार करवाता है, यही लिखोगे। और चुनाव में तो आपको रटने की जरूरत नहीं है, चुनाव शब्द पकड़ लो कि मान लो अगर आपको चुनाव करवाने का मौका दे दिया जाए कि आपको कहीं पर चुनाव करवाने हैं, तो आप क्या क्या कार्य करोगे? अपने ऊपर ही लेके चलो, रटना है ही नहीं क्या क्या काम करता है। कि सबसे पहले आप देखोगे कि कौन सी जगह पर, कौन से स्थान पर चुनाव करवाने, कहां पर उपचुनाव करवाने, यही देखोगे सबसे पहले। दूसरी चीज आप देखोगे कि वहां पर जो चुनाव हो रहे हैं कौन सी डेट को करवाए जाएंगे, तिथि निर्धारित करोगे। इसके अलावा तीसरी चीज क्या करोगे कि निर्वाचक नामावली भी तो तैयार करोगे कि किस किस के, फिर उम्मीदवार कौन कौन खड़ा हो रहा है ये देखोगे। फिर आप लोग देखोगे कि वोटर आईडी जो होती है ना, वोटर आईडी दोगे, वोट डालने कैसे आएंगे। मतलब रटो मत, चीजें रटोगे तो भूल जाओगे क्या क्या काम करता है। तो अब इनकी बात क्या करेगा, कौन से दिन चुनाव होंगे, कौन से दिन जो है चुनावों का परिणाम घोषित किया जाएगा, ये सब कार्य किसका होता है? चुनाव आयोग का होता है। इसके अलावा आदर्श आचार संहिता की, भाई कोई ऐसा नहीं करे गलत कार्य करे, है ना। गलत कार्य का मतलब यहाँ पर क्या है
कि कोई इस तरीके का आपराधिक कृत्य ना करे कि मतलब कहीं पर ऐसे होता है ना कि पावरफुल लोग जो होते हैं, है ना, तो वहां पर खड़े हो जाते हैं कि भाई हमारा जीतेगा, तो वहां पर बहुत सारे गुंडे टाइप लेके इकट्ठे हो गए, ऐसी चीजें ना हो। बूथ कैप्चरिंग जैसी चीजें ना हो। बूथ कैप्चरिंग एक शब्द सुना होगा आपने, टर्म सुनी होगी। सबसे पहले ये जो टर्म यूज हुई थी कहां पर, बिहार के जो इलेक्शन हुए थे ना, बिहार इलेक्शन में सबसे पहले ये वर्ड यूज हुआ था, बूथ कैप्चरिंग। तो बूथ कैप्चरिंग जैसी घटनाएं ना हो, इसके लिए भी कौन कार्य करता है, निर्वाचन आयोग। तो आप लोग जो है सिंपल लिखोगे कि मतदाता सूची तैयार करता है, निर्वाचक नामावली तैयार करता है, आदर्श आचार संहिता का क्रियान्वयन करता है। ऐसे आपने 5 से 6 पॉइंट लिख दिए, आपको मार्क्स अच्छे नहीं मिलेंगे। फिर कैसे मिलेंगे, आप पहला लिखोगे कि मतदाता सूची तैयार करना, तो आपने इसको केवल क्या किया है, एक पॉइंट बनाया है, की पॉइंट। अब आपको इसमें भी लिखना पड़ेगा। इन शॉर्ट 1 से 2 चीजें जो है इसमें आप नोट कर दें कि मतदाता सूची तैयार करते समय वो क्या क्या चीजें याद रखता है। दूसरा पॉइंट जैसे आपने बना दिया, जैसे मान लो कि आदर्श आचार संहिता का क्रियान्वयन, क्या है, आदर्श आचार संहिता का क्रियान्वयन कौन बताएगा, कब से है, पहली बार कब से एग्जीक्यूट की गई थी, 1971 से। कब से, 1971 से। तो आपने डायरेक्ट नहीं लिखा कि आदर्श आचार संहिता का क्रियान्वयन करता है, आप क्या करोगे, इसको एक पॉइंट बनाओगे, पॉइंट बना के इसके अंतर्गत लिखोगे, क्या लिखोगे, इसमें लिखोगे कि निर्वाचन आयोग जो है आदर्श आचार संहिता का क्रियान्वयन करता है। कि मान लीजिए कि आदर्श आचार संहिता का किसी ने उल्लंघन किया है, तो उसकी उम्मीदवारी जो है वो क्या कर दी जाएगी, खारिज कर दी जाएगी, नेक्स्ट टाइम के लिए वो इलेक्शन नहीं लड़ सकता। तो ये सब चीजें इसमें आप अंदर लिख दोगे, ठीक है। तीसरी चीज, जैसे मान लो कि बूथ कैप्चरिंग जैसी घटनाओं पर, बूथ कैप्चरिंग जैसी चीजों को अब अंदर लिख दोगे कि कहीं पर इस तरीके की घटनाएं ना हो, उसके लिए वो पहले से ही यहाँ पर क्या रखता है, यानी कि पर्सन जो है, व्यक्ति जो है, एक कमिटी की जो क्या करता है, नियुक्ति करता है। इस तरीके से लिख दिया। चौथी चीज, मान लो कि फॉर एन एग्जाम्पल आपने कुछ भी लिख दिया, तो मेरे कहने का मतलब क्या है कि आप लिख के तो आप खुद लाओगे, लेकिन मैं यहाँ पर बता रही हूँ कि आपने ऐसे की पॉइंट लिखे, उसके अंदर भी लिखोगे तो आपको ज्यादा मार्क्स मिलेंगे, ठीक है। ये तो हो गया आपके 50 वर्ड्स। अच्छा, ऐसा भी कोई है क्या जिसको समझ ही नहीं आ रहा हो कि चल क्या रहा है क्या, मेरे सामने नहीं बताओगे, बाद में बोलोगे है ना। तो देखो, मेरे कहने का मतलब है कि 50 वर्ड्स में लिखना है तो की पॉइंट्स लिखें, फिर उन की पॉइंट्स के अंदर लिखें। मैं ये अपने एक्सपीरियंस से कह रही हूँ क्योंकि मैं ऑलरेडी 2 बार इंटरव्यू दी हुई हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर अगर आप सिंपल सा लिखोगे, आपको 5 में से 2 से 2.5 नंबर मिलेंगे, डिपेंड करता है एग्जामिनर के ऊपर। लेकिन आप ये चीज के लिए कोई रिट नहीं लगा सकते कि हमारे जो है आपने 2.5 नंबर कैसे दिए हैं, बगल वाले ने मेरे जैसा लिखा था उसको आपने 3.5 कैसे दे दिए, है ना। तो ये वाली जो है अथॉरिटी हमारी नहीं है। तो ये तो हमने लिख दिया कितने मार्क्स में, 50 वर्ड्स में, इस तरीके के। अच्छा, आप मुझे बताओ, इसी को आपको लिखना होता 10 मार्क्स में, तब आप कैसे लिखते फिर? तब ऐसा इसमें क्या चीजें आती कि इसको जो है हम 5 मार्क्स के क्वेश्चन को 10 मार्क्स में कन्वर्ट करते, क्या लिखते आप लोग, क्या करते? देखो, इसका अगर 10 मार्क्स का होता तो 10 मार्क्स के करने के लिए हम लोग क्या क्या चीजें लिखते इसमें। सबसे पहले अगर इसी कोई आंसर को हमें 10 मार्क्स में लिखना होता तो एक सबसे पहले हम लिख दो क्या, इंट्रोडक्शन। क्या लिखते हैं? इंट्रोडक्शन। इस इंट्रोडक्शन यानी कि परिचय में हम क्या लिखते हैं? सिंपल सा लिखते कि भारतीय निर्वाचन आयोग एक संवैधानिक संस्था है जो आर्टिकल 324 से 329 के अंतर्गत किसका चुनाव करवाती है? राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, संसद और विधानमंडल के चुनावों का क्या करती है? निर्वहन करती है। लिख दिया सिंपल इंट्रोडक्शन। दूसरी चीज में हम लिख दे क्या? कार्य एवं शक्तियां। दूसरे में क्या लिखते हैं? कार्य एवं शक्तियां। तो कि मैम पहले भी तो हम लोग यही लिख रहे थे, पहले हमारा तरीका अलग था, अब हमारा तरीका क्या अलग हो गया कि अब हमने कार्य और शक्तियों को कितने पार्ट में डिवाइड कर लिया? 3 पार्ट। कितने पार्ट में डिवाइड कर लिया? 3 में। कैसे?
कि हमने कहा कि पहली तो इसकी कौन से कार्य एवं शक्तियां हैं, प्रशासनिक कार्य एवं शक्तियां। कौन से हो गए, प्रशासनिक कार्य एवं शक्तियां हो गए पहला। दूसरा हमने टाइप किया कौन सा, सलाहकारी शक्तियां। कौन सी हो गई, सलाहकारी शक्तियां या कार्य हो गए, दूसरे हो गए। तीसरा हमने कह दिया कि इसके पास जो है और कौन से कार्य हैं, अर्ध न्यायिक कार्य, यानी कि क्वासी ज्यूडिशरी जो है वो भी क्या है, इसके कार्य एवं शक्तियां हैं। 3 पॉइंट लिख दिए। पहला क्या लिखा, इंट्रोडक्शन लिखा। दूसरा हमने क्या लिखा, कार्य एवं शक्तियां। और कार्य एवं शक्तियों को हमने क्या किया है, 3 पार्ट में डिवाइड किया है। पहला क्या है, प्रशासनिक कार्य। प्रशासनिक कार्य में हम क्या लिखेंगे, प्रशासनिक कार्य में हम जो 5 नंबर में लिख रहे थे कि मतदाता सूची तैयार करवाता है, निर्वाचक नामावली तैयार करवाता है, वोटर आईडी तैयार करवाता है ना, ये सब हम किस में लिखेंगे, प्रशासनिक कार्यों में। सलाहकारी शक्तियों में हम क्या लिखेंगे, सलाहकारी शक्तियों में हम लिखेंगे कि अगर मान लीजिए कि भारत निर्वाचन आयोग को लगता है कि कोई भी ऐसा उम्मीदवार है जो चुनाव लड़ने के लिए अयोग्य है ना, यानी कि संसद का चुनाव नहीं लड़ सकता, तो वो इसकी जो है किसको पहुंचाएगा सूचना, राष्ट्रपति को, कि ये जो है चुनाव लड़ने के लिए क्या है, अयोग्य है। मान लो विधानसभा का कोई सदस्य जो है निर्योग्य हो जाता है, चुनाव लड़ने के लिए अयोग्य है, असक्षम है, तो वो क्या करेगा, राज्यपाल को जो है बोलेगा कि ये जो है इंसान चुनाव लड़ने के लिए योग्य नहीं है। वो कौन सी आएंगी शक्तियां, सलाहकारी शक्तियां। समझ गए। तीसरी चीज क्या है, अर्ध न्यायिक शक्तियां। अर्ध न्यायिक नाम से समझ में आ रहा है कि आधा न्याय का काम कर रहा है। कैसे कर रहा है कि मान लीजिए एग्जाम्पल के थ्रू मैं आपको बता देती हूं कि मान लीजिए एमपी एमएलए के चुनाव कहीं पर हो रहे हैं। किसके चुनाव हो रहे हैं, एमपी एमएलए के चुनाव कहीं पर हो रहे हैं, और किसी भी प्रकार का यहाँ पर डिस्प्यूट यानी कि विवाद की स्थिति उत्पन्न हो जाती है, तो ऐसी स्थिति में यहाँ पर जो राष्ट्रपति होगा उसको तो क्या होगा, निर्वाचन रद्द करने का अधिकार होगा। समझ गए मैंने क्या बोला, कि अगर एमपी एमएलए के चुनाव हैं तो यहाँ पर निर्वाचन रद्द तो किसके द्वारा किया जाएगा, राष्ट्रपति के द्वारा किया जाएगा, परंतु इसकी सलाह जो है राष्ट्रपति किससे लेगा, भारत निर्वाचन आयोग से लेगा। कहने का मतलब क्या है कि भारत निर्वाचन आयोग को क्या है, प्रारंभिक सुनवाई करने का अधिकार है, और इसी के लिए यहाँ पर इसने क्या किया हुआ है, पर्सन जो है, कमेटी जो है वो भी नियुक्त की हुई है। तो वो कौन सी शक्ति हो जाएंगी, अर्ध न्यायिक शक्ति हो जाएंगी। तो आप लोग इसमें लिख दोगे, और लास्ट में 3rd नंबर पे लिख दोगे इंपॉर्टेंट क्या, सबसे अगर 10 मार्क्स का क्वेश्चन हो तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या होती है, निष्कर्ष। अगर 10 मार्क्स में आपने निष्कर्ष नहीं लिखा है तो आप समझ लो आपने 1 से 1.5 जो नंबर है आपके इसी का कट जाता है। फिर आप इसके निष्कर्ष लिख दोगे कि बाकी तो ये सब काम करता ही है, इनके अतिरिक्त तो जो है बाकी की चीजें लिख दो। मैं इसको पूरा नहीं बता रही हूँ क्योंकि आप लोग जो है, जो मैंने फॉर्मेट बताया है उसी के अकॉर्डिंग एक बार इस आंसर को खुद से लिखना कि आप क्या लिखते हो। सर के नोट्स पढ़ना पहले जो क्लास में आपको पढ़ाया गया है, फिर आप देखना, मैं पहले ही बोल रही हूँ, कहीं से गूगल से, कहीं से और कहीं से इस चीज को जो है आप लोग कॉपी करके मत लाना। आपका ही भला है ना, अगर आप खुद से लिखोगे, आपकी प्रैक्टिस होगी किस प्रकार से, आज नहीं तो कल लिखना है, क्योंकि आप लोग सोच रहे हो कि हमारा पहले प्रीलिम्स होगा, पास हो गए तो मेंस देंगे, मेंस हो गए तो इंटरव्यू देंगे, तो वो स्थिति कभी नहीं आएगी। आरएस की वैकेंसी वैसे भी आने वाली है, ये वाली वैकेंसी जो है अभी आने वाली। कितने लोग एग्जाम दे सकते हो, ऑलमोस्ट सारे लोग ही दे सकते हैं ना। नहीं भी दे रहे हैं तो उनको भी ऐसे नहीं सोचना है कि भैया अभी हमारा टाइम नहीं आया है तो जब हमारा आएगा तब हम तैयारी करेंगे। आप लोग भी उसी तरीके से तैयारी करोगे जैसे आपका इसी बार एग्जाम है। आप उतना प्रैक्टिस कर लो कि आपको खुद से लगने लग जाए कि कल ले लो हमारा तो मेंस का एग्जाम, हम तो पूरी तरीके से तैयार हैं, है ना। तो इस तरीके से इसको आप लोग या तो फोटो ले लो या फिर लिख लेना, फोटो ले लो वो ज्यादा सही है। आप लोग जो है इसका आंसर लिख के लाना। चलो लास्ट में ले लेना फोटो, ठीक है, मैं लास्ट में दे के जाऊंगी। अभी देखो एक क्वेश्चन में ये देखी गई थी आपको, पहले आप लोग लिख के लाना तब मैं इसका आंसर बताऊंगी। क्लियर है। अब देखो सेकंड पोर्शन जो हम करने वाले थे, मैंने कहा कि आपका सबसे पहला चैप्टर जो है कौन सा है, संविधान सभा, पॉलिटी का। ऐसा नहीं है कि केवल हम संविधान सभा यानी कि पॉलिटी को ही डिस्कस करेंगे, जितने भी आपके क्लास में जो भी सब्जेक्ट्स हो रहे हैं,
है ना। तो मेंटरशिप का इसका क्या है कि बीच बीच में हम लोगों का क्या होगा, एक छोटा सा सेशन होगा जिसमें जो भी है आपके, जैसे कि जो भी सब्जेक्ट पढ़ाई जा रही है आपने यहाँ क्लास में पढ़ी, उसी का तुरंत आपकी क्या हो जाएगा, रिवीजन हो जाएगा। तो आपके लिए भी फायदा है ना, कि किस प्रकार से क्वेश्चन आते हैं, कहाँ पर गड़बड़ होती है, मेंस के किस प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं, तो वो लोग जो है हम लोग बीच में डिस्कस करते रहेंगे। अब देखो, क्योंकि आपको आता है, आप लोग इसी तरीके से ऐसे सोचना कि हम लोग ही इसका आंसर जानते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है आपके, कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सबसे इंपॉर्टेंट, जरूर नहीं है आंसर देना, आंसर देने से पहले आपको याद रखनी है कुछ चीजें। क्या याद रखना है, कि सबसे पहले हम लोगों को क्या करना है, लास्ट वाली लाइन देखनी है और उसको गोला कर लेना है पेन से, कि सत्य पूछ रहा है या फिर असत्य पूछ रहा है। आप बोलोगे कि मैम अब हम वो वाले बच्चे नहीं रहे, है ना, हम कितने ही बड़े हो जाएं लेकिन ये वाली गलतियां जो हैं अभी भी हम लोग करते हैं। क्या करते हैं, हमने पूछा, मान लो कि यहाँ पर दे दिया होता असत्य नहीं है ना, और लास्ट में क्वेश्चन पढ़ते हुए अब दिमाग में सोच रहे हो कि असत्य नहीं है मतलब क्या पूछना चाह रहा है ना, असत्य नहीं है इसका मतलब क्या है। मैं आंसर पूछूंगी तब बताना कि अगर मैंने कहा कि असत्य नहीं है, तब आपके माइंड में आना चाहिए इसका मतलब क्या पूछना चाह रहा है। आप उसी समय लिख लो क्या पूछना चाह रहा है, सत्य पूछ रहा है उसी टाइम, ताकि आपके माइंड में रहे कि हमको इसका आंसर जो है किसमें बताना है, सत्य बताना है। नहीं तो उस टाइम क्या है, आपका एक क्लास का माहौल वहाँ यहाँ का अलग होता है, और एक वहाँ पर जब एग्जाम हॉल में जब हम बैठे होते हैं तब हमारा माइंडसेट अलग होता है। तो इन चीज़ों से ताकि हम लोगों को बार बार ये सोचना नहीं पड़े, तो उसी टाइम क्या कर लें, इसको गोला कर लें। ठीक है, अब देखो ऑप्शन आपके सामने है ना, बातें नहीं करनी है तो डिस्कस करके नहीं बताना, खुद से बताना। पहला क्या है, 29 अगस्त 1947 को भीमराव अंबेडकर प्रारूप समिति के अध्यक्ष बने थे। क्या सही बात है क्या? अच्छा, कितने लोगों के अकॉर्डिंग सही बात है? हाथ खड़ा करेंगे ऊंचा, ऐसे नहीं है, बीच वाले तो फिर बीच में रहते हैं। अच्छा, और कितने लोगों के अकॉर्डिंग गलत है? अच्छा, और बाकी जो नहीं है वो बीच में, वो मेरी तरह है ना। ठीक है, देखो यहां पर हम छोटी सी चीजें डिस्कशन करें कि सबसे पहले प्रारूप समिति के बारे में हम लोग बात करें। किसके बारे में? प्रारूप समिति के बारे में हम लोग बात करें। तो इस प्रारूप समिति को ही हम क्या कहते हैं? इसके 2-3 नाम हैं, सबसे पहले वो आपको पता होना चाहिए। क्या क्या नाम है? प्रारूप समिति को ही हम कहते हैं ड्राफ्टिंग समिति। क्या कहते हैं? ड्राफ्टिंग समिति। क्लियर है? इसी को हम कहते हैं पांडुलेखन समिति। क्या कहते हैं? पांडुलेखन समिति। ये तो सबको पता है। अब इस प्रारूप समिति का गठन जो है किसके द्वारा किया गया था? ध्यान रखेंगे कि जो ड्राफ्ट बनाया गया था ना, सबसे पहले जो ड्राफ्ट बनाया गया वो तो बनाया गया था किसके द्वारा? बी.एन. राव के द्वारा। किसके द्वारा बनाया गया? बी.एन. राव के द्वारा एक ड्राफ्ट तैयार किया गया, और उस ड्राफ्ट यानी कि उस प्रारूप की समीक्षा करने के लिए यहाँ पर एक कमेटी बनाई गई थी। कौन सी? प्रारूप समिति, जिसका गठन जो है वो कब हुआ था? 29 अगस्त 1947। कब हुआ था? 29 अगस्त 1947 को। अच्छा, लेकिन ध्यान रखेंगे कि प्रारूप समिति का गठन तो 29 अगस्त को हो गया था, लेकिन यहाँ पर इसका अध्यक्ष जो बनाया गया डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को कब बनाया गया था? 30 अगस्त 1947 को। तो यही छोटी छोटी सी गलतियां होती हैं। अब आप लोग देखो, आपके पेपर में आता, मान लो सिंगल लाइनर में भी ये क्वेश्चन आ जाता है ना, कि भीमराव अंबेडकर प्रारूप समिति के अध्यक्ष कब बने थे? सिंगल लाइनर आता। ए ऑप्शन दिया होता 29 अगस्त 1947, बी ऑप्शन दिया होता 30 अगस्त 1947, तो आप लोग तो ओवर कॉन्फिडेंट कि कब हुआ था भाई। ये तो हमसे कभी भी पूछ लो, रात में उठ के पूछ लो कि कब हुआ था, 29 अगस्त 1947 को। लेकिन नहीं, प्रारूप समिति का गठन 29 अगस्त 1947 को हुआ जरूर है, लेकिन अध्यक्ष जो है वो कब बनाए गए थे? 30 अगस्त 1947 को। इसमें टोटल सदस्य कितने थे? 7। कितने थे? 7 अध्यक्ष सहित 7 थे, और इसमें एकमात्र मुस्लिम सदस्य कौन से थे? मोहम्मद सादुल्लाह। कौन से थे? मोहम्मद सादुल्लाह। आपने चैप्टर पढ़ा होगा। सेकंड स्टेटमेंट देखेंगे कि संविधान सभा के प्रथम अधिवेशन में
207 सदस्यों ने भाग लिया था क्या? सही बात है क्या? देखो यहां पर यही मैं इसीलिए मैं छोटी छोटी गलतियां करके लाई हूं, क्योंकि एग्जामिनर भी यही गलतियां करता है, पेपर में यही गलतियां मिलती है। अगर यहां पर पूछा होता कि प्रथम बैठक में 207 सदस्यों ने भाग लिया था, अगर बैठक में पूछा होता तो ध्यान रखेंगे बैठक में कितने सदस्यों ने भाग लिया था? 207। लेकिन अगर हम बात करें किसकी? प्रथम अधिवेशन की, तो प्रथम अधिवेशन में कितने लोगों ने भाग लिया था? 211। कितने? 211। संविधान सभा पर कितने लोगों के द्वारा हस्ताक्षर किए गए थे? आंसर क्या हो जाएगा? 284। कितने लोग थे? 284। और लास्ट में जब इसका पुनर्गठन हुआ था तब यहां पर कितने सदस्य बचे थे? 299। तो इंपॉर्टेंट क्या है कि यहां पर क्या पूछा गया था? प्रथम अधिवेशन की बात की गई थी। तो हमें पता होना चाहिए, ये सारी गलतियां जो है हम लोग करते हैं, तो चारों को अलग अलग करके पढ़ें कि बैठक है तो बैठक में कितने लोग हैं? 207। अधिवेशन है कितने हैं? 211। ऐसे कनेक्ट करके पढ़ लेना। बैठक में शब्द कम है ना? कितने शब्द हैं? 3 ही शब्द हैं। अधिवेशन में ज्यादा है या बैठक में? अधिवेशन में ज्यादा शब्द है ना, तो इसका मतलब बैठक में तो कम लोगों ने भाग लिया था, है ना? वो तो याद रखना पड़ेगा डेटा तो। और अधिवेशन में ज्यादा शब्द हैं, इसका मतलब बैठक से तो ज्यादा सदस्य थे, तो अधिवेशन में टोटल कितने हो गए? 211। और संविधान सभा पर हस्ताक्षर करने वाले जो सदस्य थे वो टोटल कितने थे? 284। तो इसका मतलब पहला भी यहां पर गलत हो गया, ठीक है, दूसरा भी यहां पर गलत हो गया। मैंने फिर आपको कहा था कि जरूरी नहीं है कि आप कितने सारे क्वेश्चन कर रहे हो, जरूरी है कि आपको एलिमिनेट करना भी आना चाहिए, कि हमको कई बार आंसर नहीं भी आए तो हम लोग जो है उसका आंसर किस प्रकार से करें। आपने देखा कि आपको पहला वाला जो है स्टेटमेंट आपने पकड़ लिया कि गलत था, तो आप तुरंत नीचे जाएं और तुरंत नीचे जाने के बाद देखें कि क्या हमने जो पहला देखा है वो किसमें है। इसका मतलब ये है, यहां पर पूछ क्या रहा था, ये भी इंपॉर्टेंट था। क्या पूछ रहा था? असत्य कौन सा है। तो इसका मतलब असत्य पूछ रहा है, तो ये भी असत्य है और ये भी असत्य है। तो आपको, अब तो मैंने आगे पहुंच गई, तो 1 और 2 कट कर दो, तो एक यहां पर कट हो गया, तो केवल 1 तो होगा नहीं क्योंकि यहां पर 2 भी है, और केवल 2 होगा नहीं, तो यानी कि ये 2 ऑप्शन बच गए। तो अब आपके देखो आपके आंसर तो आ गया क्या? 1, 2 और 3 बिना करे ही आ गया, जबकि आपको तीसरा जो स्टेटमेंट जो है पढ़ने की जरूरत भी नहीं थी। लेकिन हम लोग पढ़ेंगे, क्या कह रहा है? संविधान सभा का गठन क्रिप्स मिशन के आधार पर किया गया था। क्या सही बात है? क्या गलत बात है? क्या है? गलत बात। अच्छा, इसमें कुछ एक शब्द हैं, अगर मैं आपको पहला क्वेश्चन पूछूं कि पहली बार विश्व में, है ना, कि विश्व में यानी कि वर्ल्ड में सबसे पहले संविधान सभा जैसा वर्ड किसके द्वारा दिया गया था? कौन बताएगा? मैंने क्वेश्चन सुन लिया, रिपीट करूं कि सर्वप्रथम विश्व में, कब की बात कर रहे हैं हम? पूरे वर्ल्ड की। सर्वप्रथम विश्व में सबसे पहले संविधान सभा जैसा शब्द किस व्यक्ति के द्वारा दिया गया था या कहां पर दिया गया था? तो ध्यान रखेंगे, ये पहली बार कहां पर? इंग्लैंड में। कहां पर? इंग्लैंड में दिया गया था, और व्यक्ति का नाम क्या था? सर हेनरी मैन। क्या नाम था? सर हेनरी मैन। मैनरी नहीं है, ये मैन है, ठीक है। क्या नाम है? सर हेनरी मैन। समझ गए बात है? नहीं, देखो पहला क्वेश्चन मैंने क्या कहा आपको कि अगर आपको कभी क्वेश्चन ये पूछ लिया जाए कि विश्व में सर्वप्रथम संविधान सभा जैसा वर्ड जो है वो किसके द्वारा दिया गया, आंसर क्या हो जाएगा? सर हेनरी मैन। जो आपको आता है, जो अभी तक हम लोग पढ़ते हुए आ रहे हैं, वो एग्जामिनर के लिए भी वो वैसा ही है। तो अब वो कुछ अलग निकालेगा, एक्स्ट्रा, है ना, कि कैसे अब जो क्वेश्चन जो है हम अलग तरीके से करें। अगर इसी को पूछ लिया जाए कि सर्वप्रथम विश्व में सर्वप्रथम संविधान सभा के माध्यम से कौन से संविधान का निर्माण किया गया, किस देश के संविधान का निर्माण किया गया था, आंसर क्या हो जाएगा? बताइए। अमेरिका। क्या हो जाएगा? अमेरिका। अच्छा, अब आपने ये नहीं कहा कि मैं आपको बता दूं कि इंग्लैंड में सबसे पहले सर हेनरी मैन के द्वारा संविधान सभा जैसा वर्ड दिया गया जरूर था,
इन्होंने कहा था कि अगर कहीं पर भी संविधान का निर्माण करना है तो उसके लिए क्या बनाई जानी चाहिए, संविधान सभा बनाई जानी चाहिए, है ना। लेकिन इंग्लैंड में किसी भी संविधान सभा का गठन नहीं किया गया था। क्लियर है। दूसरा मैंने कहा कि विश्व में सबसे पहले संविधान सभा के द्वारा कौन से देश का जो है संविधान का निर्माण किया गया था, अमेरिका। कौन से सम्मेलन में किया गया था, तो ध्यान रखेंगे ये इंपॉर्टेंट है, फिलाडेल्फिया। कौन सा था, एक कॉन्फ्रेंस हुई थी फिलाडेल्फिया, जो कि कब हुई थी, 1787 में। कब हुई थी, 1787 के फिलाडेल्फिया जो कॉन्फ्रेंस हुई थी, इसमें पहली बार निर्णय लिया गया था कि अमेरिका में जो है संविधान सभा के माध्यम से क्या किया जाएगा, संविधान का निर्माण किया जाएगा। एक शब्द और आता है नेशनल असेंबली, इंग्लिश में बोलते हैं नेशनल असेंबली और हिंदी में बोलते हैं राष्ट्रीय सभा, दोनों अलग अलग हो गए। अगर संविधान सभा की बात कर ली तो पहला देश कौन सा आ जाएगा, अमेरिका। लेकिन पूछ लिया जाए कि राष्ट्रीय सभा का गठन सबसे पहले या राष्ट्रीय सभा शब्द जो है वो हमें सबसे पहले कौन से देश में मिलता है, तो ध्यान रखेंगे कौन से देश में, फ्रांस। कौन से देश में, फ्रांस। क्लियर है। अच्छा, अब यहां पर आपको पता है कि अगर हम बात करें कि मैम यहां पर जो है संविधान सभा के द्वारा संविधान का निर्माण किया जाएगा, इस बात का पहली बार उल्लेख किस व्यक्ति ने किया था, तो आपको पता होगा एक तो की गई थी अनौपचारिक मांगे। कौन सी, अगर जैसे मान लो कि मैं इसको बांट दूं यहाँ पे ऐसे करके कि एक तो कौन सी मांगे हुई थी, अनौपचारिक मांगे हुई थी, है ना, अनऑफिशियल, और एक कौन सी हुई थी, औपचारिक मांगे यानी कि ऑफिशियल। दोनों में डिफरेंस करके आप लोग जो है याद रखोगे तो ज्यादा इजी रहेगा। अनौपचारिक में अगर बात करें तो सबसे पहले ये मांग किसके द्वारा उठाई गई थी, 1895 में, किसके द्वारा, बाल गंगाधर तिलक के द्वारा। किसके द्वारा, बाल गंगाधर तिलक के द्वारा जो है पहली बार ये मांग उठाई गई थी। क्लियर है। उसके बाद इसमें देखो अनऑफिशियल में बहुत सारे हैं, क्योंकि हमको तो और भी क्वेश्चन करने हैं। अनऑफिशियल में बात करेंगे कि 1895 के बाद हमारा 1919 का आपने देखा होगा एक एक्ट आया था, है ना, तो उसमें पहली बार कौन से वर्ड की बात की गई थी, कौन बताएगा। स्वराज विधेयक की तो अलग बात हुई थी, वो तो यहीं पर बात करेंगे कि 1895 में बाल गंगाधर तिलक ने स्वराज विधेयक जो था, स्वराज बिल जो था, इसमें पहली बार कहा था कि संविधान सभा का जो है गठन किया जाए और उसके माध्यम से हम क्या करेंगे, संविधान का निर्माण करेंगे। लेकिन 1919 का एक एक्ट आया था जिसको आप सब लोग जानते हो ना, तो उसमें पहली बार यह निर्णय लिया गया था। क्वेश्चन सुन लो, अगर क्वेश्चन इस प्रकार से आ जाए कि पहली बार किस एक्ट में या पहली बार कहां पर इस बात का उल्लेख किया गया था कि संविधान सभा का निर्माण ब्रिटिश पार्लियामेंट के द्वारा किया जाएगा, आंसर क्या आ जाएगा, 1919 का अधिनियम। क्लियर है। तो यहां पर बहुत सारे आप लोग ऑलरेडी पढ़ चुके होंगे, हमें क्वेश्चन भी करने हैं। लेकिन औपचारिक मांग की बात आ जाएगी तो औपचारिक मांग की बात आते ही आपके मन में आ जाएगा कौन, एम.एन. रॉय। क्या नाम आ जाएगा, एम.एन. रॉय, यानी कि मानवेंद्र नाथ रॉय, जिन्होंने यह मांग कब रखी थी, 1934 में। कब रखी थी, 1934 में। 1934 में ही जवाहरलाल नेहरू के द्वारा भी ये मांग रखी गई थी, परंतु उन्होंने क्या किया था, उन्होंने न्यूज़पेपर के थ्रू ये मांग रखी थी। एक न्यूज़पेपर हुआ करता था न्यू हेराल्ड, कौन सा था, न्यू हेराल्ड में इन्होंने मांग रखी थी। लेकिन अब दोनों में मुझे एक बात बताओ, मैं आपसे क्वेश्चन पूछ लूं, ऐसे नहीं कि मैं क्वेश्चन ज्यादा पूछते हैं, आप ही के भले के लिए, है ना। तो अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछ लूं कि 1934 में ही तो जवाहरलाल नेहरू ने मांग की थी मैम, और 1934 में ही एम.एन. रॉय ने मांग की थी, फिर इनकी मांग को स्वीकार क्यों किया गया, इन्हीं की मांग को ही औपचारिक रूप से क्यों माना गया, उनकी मांग से क्यों नहीं माना गया, है ना। ये प्रथम व्यक्तिगत मांग तो ठीक है, लेकिन दूसरी चीज जो है उन्होंने समाचार पत्र के थ्रू की थी। ये जो हो गया आपका आंसर। एक बार आपके क्वेश्चन पूछा गया है किसी भी एग्जाम में, क्या क्वेश्चन पूछा गया मैं आपको बता देती हूँ कि पहली बार, क्वेश्चन सुन लो क्या पूछा गया है कि पहली बार एम.एन. रॉय के द्वारा
1934 में औपचारिक रूप से मांग किस स्थान से की गई थी? ये क्वेश्चन आया हुआ है पीवाईक्यू में, आपको लेके आ जाऊंगी। क्या आएगा आंसर? कहां से? जेल से। कि मैम ये कैसी बात हुई? इनको क्या हुआ था, 12 साल की जो है मानवेंद्र नाथ को 12 साल की सजा हुई थी। सेक्शन आईपीसी तो आप लोग नॉर्मल जानते होंगे ना, इंडियन पीनल कोड अपन लॉ में पढ़ते हैं ना, तो भारतीय दंड संहिता की धारा 121 ए देशद्रोह, जो आपके एग्जाम में भी आता है, देशद्रोह के कारण इनको क्या कर लिया गया था, 12 साल की सजा सुना दी गई थी। बाद में सजा को 6 साल में जरूर कन्वर्ट कर दिया गया था। तो उसी समय इन्होंने जेल से क्या किया था, व्यक्तिगत रूप से संविधान सभा के निर्माण के लिए संविधान सभा का गठन होना चाहिए, इसकी क्या की थी, मांग। तो अगर अनौपचारिक पूछ लिया जाए तो हमेशा आंसर क्या आएगा, 1895 में बाल गंगाधर तिलक, और ऑफिशियल आ जाए तो क्या आएगा, मानवेंद्र नाथ। बाकी बीच में बहुत सारे हैं, महात्मा गांधी ने भी की थी कि कौन से न्यूज़पेपर में, यंग इंडिया। कौन सा था, यंग इंडिया। इसके अलावा एक और पत्रिका थी, कौन सी, हरिजन पत्रिका भी थी, मोतीलाल नेहरू ने भी की थी। तो बहुत सारे लोगों ने अनऑफिशियल मांग की थी। और इसके लिए बाद में आपको पता है कि क्रिप्स मिशन भी आया था 1942 में, बीच वाला हम लोग जो आप पढ़ चुके हो तो उसको मैं डिस्कस करने से मतलब नहीं है। तो 1942 में क्रिप्स मिशन आया, लेकिन उसकी जो मांग थी उसको क्या नहीं किया गया, स्वीकार नहीं किया गया। फिर 1946 में, उस समय ब्रिटिश के पीएम कौन थे, ये भी याद रखना है, ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके, कि आपको पूछ लिया जाए कि जब भारत में कैबिनेट मिशन आया था उस समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन थे? आंसर क्या हो जाएगा, क्लीमेंट एटली। कौन थे, क्लीमेंट एटली जो है वो तो क्या थे, वहां के प्रधानमंत्री थे। फिर भी मान लो कभी ये भी पूछ लिया जाए कि कौन सी पार्टी थी उस समय वहां पर, तो ध्यान रखेंगे पार्टी कौन सी थी, लेबर पार्टी। कौन सी थी, लेबर पार्टी। दूसरी चीज, यहां पर जब 1946 में आया, अलग पेज पे लिख देती हूं कि 1946 में कौन सा आया था, कैबिनेट मिशन। कौन सा आया था, कैबिनेट मिशन। अच्छा, ऐसा कोई बच्चा है कि जो मुझे बताए कि कब आया था, डेट कब आया था, 24 मार्च। वेरी गुड, है ना। अब आपसे ही पूछूंगी मैं, दूसरा क्वेश्चन है ना। 24 मार्च 1946 को कैबिनेट मिशन आया और कैबिनेट मिशन को पास कर लिया गया। तीनों पर्सन के नाम आपको याद है ना, नहीं भी याद है तो ऐसे कर लेना। पास कर लिया गया था कैबिनेट मिशन को, तो PAS ऐसे याद रख लेना, PAS। पी का मतलब क्या है, पैथिक लॉरेंस। क्या है, पैथिक लॉरेंस। याद है तो अच्छी बात है, नहीं याद है तो याद हो जाएगा। ए का मतलब क्या है, AB अलेक्जेंडर। क्या है, AB अलेक्जेंडर। और एस बच्चा, एस का मतलब क्या है, स्टेफर्ड क्रिप्स। क्या नाम है, स्टेफर्ड क्रिप्स। अच्छा, जब ये भाई साहब 1942 में आए थे तब तो क्या बन के आए थे, अध्यक्ष बन के आए थे, है ना। और यहां पर क्या बन के आए थे, ट्रेड मिनिस्टर, यानी कि वाणिज्य मंत्री जो है, व्यापार मंत्री जो है बन के आए करते। तो कैबिनेट मिशन जब आया तो पैथिक लॉरेंस तो यहां पर कौन थे, अध्यक्ष। कौन थे, अध्यक्ष। और यहां पर एबी अलेक्जेंडर जो है ये क्या थे, नेवल मिनिस्टर, है ना, नौसेना। अच्छा, नौसेना अधिकारी को क्यों लाया गया, क्योंकि उस समय यहां पर, ठीक है चलो अच्छी बात है ना। तो ये कौन हो गए आपके, नौसेना जो है मंत्री, और ये कौन हो गए आपके, व्यापार मंत्री। क्लियर है। अच्छा, अब मैं आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछने वाली हूं वो सुनना। क्वेश्चन आया हुआ क्वेश्चन है, आपको पूछा जाएगा कि कैबिनेट मिशन ने जो यहां पर आया था अपना उद्देश्य प्रस्ताव कब रखा था। ये आया हुआ क्वेश्चन है। ये तो आपने देख लिया कि कैबिनेट मिशन आया कब है, 24 मार्च 1946 को। लेकिन पेपर में आता तो आप क्या लगाओगे, 24 मार्च लगा देते, है ना, क्योंकि आपने तो वही पढ़ा हुआ है 24 मार्च। तो ध्यान रखेंगे, आया तो 24 मार्च 1946 को है, लेकिन जब इसके द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव रखा गया वो डेट कौन सी थी, 16 मई 1946। कौन सी थी, 16 मई 1946 को इसने क्या रखा था, अपना उद्देश्य प्रस्ताव, जिसको क्या कर लिया गया था, फाइनली रूप से मान लिया गया था। क्लियर है, आगे देखो।
तो यहां पर हमारा आंसर क्या हो जाएगा वो हम लोग देखते हैं, लेकिन वापस सुन लो। कैबिनेट मिशन भारत में आया कब है? 24 मार्च 1946 में आया। टोटल कितने सदस्य थे? 3 सदस्य थे। कौन कौन थे? पैट्रिक लॉरेंस, दूसरे कौन थे? एबी अलेक्जेंडर, तीसरे कौन थे? स्टेफर्ड क्रिप्स। कई बार पूछ लिया जाता है कौन क्या था, तो इंपॉर्टेंट ये भी है। पैट्रिक लॉरेंस क्या था? अध्यक्ष। एबी अलेक्जेंडर कौन थे? नौसेना अध्यक्ष। और स्टेफर्ड क्रिप्स कौन थे? व्यापार मंत्री। लेकिन जब इसके द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव रखा गया कौन सी डेट को? 16 मई 1946 को। तो दोनों में डिफरेंस याद रखना कि उद्देश्य प्रस्ताव कब रखा है? 16 मई को। आया कब है? 24 मार्च। क्लियर है? अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, आप लोग पहला कर लिया था ना, आंसर आपको आ गया था पहला वाला, कौन सा था? यहां पर तीनों आ गए थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे अपन लोग। हाँ, आप लोग देना, आपका पढ़ा हुआ है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सबसे पहले क्या गोला कर लेंगे कि भाई ये हमको सत्य पूछ रहा है, असत्य पूछ रहा है। पहला क्या है? 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का उपाध्यक्ष तथा डॉक्टर HC मुखर्जी को स्थायी अध्यक्ष के रूप में नामित किया गया था। क्या सही है? क्या क्या गलत है इस पे? यही तो गड़बड़ होती है ना? बाकी तो हमको आता तो पूरा है, MM कहीं से भी पूछ लो हमको सब आता है ना? वैसे अलग से खड़े होकर पूछोगे तो सब आता है। तो ध्यान रखेंगे कि यहां पर जो बैठकें हुई थी, टोटल बैठक कितनी हुई थी? टोटल बैठक कितनी हुई थी? 11 या 12? वो अभी मैं डिस्कस करूंगी, पहले यहां पर आ जाओ। पहली बैठक जो है वो कब हुई थी? 9 दिसंबर 1946। कब हुई थी? 9 दिसंबर 1946। तो यहां पर तो सबसे पहले ये वैसा ही था कि जैसे मान लो कि आज हमें पता नहीं है, यहां पर हमने एक कॉन्फ्रेंस बिठाई और हमने कहा कि यहां पर जो है मॉनिटर बना देते हैं। लेकिन अब हमें ये नहीं पता, क्योंकि आज मैं नहीं हूं, सेकंड टाइम में आई हूं, कि कौन सा बच्चा जो है, दोनों चीजें अलग होती है, इंटेलिजेंसी अलग होती है और एक लीडरशिप अलग होती है। तो कौन सा बच्चा ऐसा है जो इनको सबको लीड कर सकता है, तो मुझे नहीं पता। मैंने देखा कि सबसे जो है थोड़ा सा वरिष्ठ व्यक्ति जो है ना, मैं इशारा नहीं करूंगी गड़बड़ होगी, है ना? तो जो भी वरिष्ठ व्यक्ति है उसको हम क्या बना देते हैं, यहाँ पर अभी के लिए मॉनिटर बना देते हैं। तो सेम यहाँ पर हुआ कि 9 दिसंबर 1946 को जब सबसे पहले संविधान सभा की बैठक हुई, तो यहाँ पर वरिष्ठ व्यक्ति जिनका नाम क्या था? सच्चिदानंद सिन्हा। क्या नाम था? सच्चिदानंद सिन्हा को इन्होंने क्या बना दिया था? अस्थायी अध्यक्ष। तो इन शब्दों का ध्यान भी रखा करो कि अस्थायी है या स्थायी है, क्योंकि एक ही से गड़बड़ हो जाती है। ठीक है, सेकंड बैठक इसकी कब हुई थी? 11 दिसंबर 1946 को। 11 दिसंबर 1946 को इन्होंने क्या किया था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को जो है इन्होंने क्या बनाया? स्थायी अध्यक्ष के रूप में बनाया। और यहाँ पर HC मुखर्जी जो है इनको क्या बनाया गया था? उपाध्यक्ष। तो यहाँ क्वेश्चन में गड़बड़ क्या थी कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को तो क्या बनाया था? स्थायी अध्यक्ष, और HC मुखर्जी को क्या बनाया था? उपाध्यक्ष। तो दोनों क्या कर दिए थे? हेर फेर कर दिया था। तो इसका मतलब ये स्टेटमेंट सही होगा क्या? नहीं, ये हमारा क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। पहला देखो, पहला गलत किस में है, तो कौन सा नहीं हो सकता? ये तो हो नहीं सकता, क्योंकि गलत हो गया, सत्य पूछ रहा है ना। और फिर देखो किस में है? पहला इसमें भी है, तो इसका मतलब ये भी नहीं हो सकता। कहां पहुंच गए? 50-50 पहुंच गए। फिर आपने देखा कि यहाँ पर दो ही हमारे पास ऑप्शन बचे हैं कि कौन सा सत्य है, कौन सा असत्य है। तो ना तो एक सत्य है ना ही दो, तो क्या यहाँ पर ये ऑप्शन सही होगा? ये तो वैसे ही गलत हो गया, क्योंकि दोनों में तो आपके निकल के आ तो गया आंसर, केवल दो, आपको जाना ही नहीं था आगे। हो सकता है दूसरा स्टेटमेंट आपको आता नहीं आता, आता है तो अच्छी बात है, नहीं आता तो क्वेश्चन को कैसे एलिमिनेट करें, कैसे हम लोग आंसर तक पहुंचे, वो भी आपको आना चाहिए। लेकिन फिर भी हम लोग देख लेते हैं, क्योंकि थर्ड जो कॉन्फ्रेंस हुई थी वो कब हुई थी? 13 दिसंबर 1946 को हुई थी। और संविधान सभा में जवाहरलाल नेहरू के द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया था। क्या सही है? क्या बिल्कुल सही है ना। और इसी उद्देश्य प्रस्ताव को ही बाद में यानी कि प्रियम्बल के रूप में हम प्रस्तावना के रूप में जो है पढ़ते हैं। तो यहाँ पर स्टेटमेंट हमारा क्या हो गया? सेकंड स्टेटमेंट सही हो गया। थर्ड देखिए क्या है कि संविधान सभा में पारसी समुदाय का प्रतिनिधित्व किसने किया था? किसने? 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा में पारसी समुदाय का प्रतिनिधित्व किसने किया था? पारसी समुदाय का प्रतिनिधित्व किसने किया था? 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा में पारसी समुदाय का प्रतिनिधित्व किसने किया था?
अगर नहीं भी आता था ना तो देख लो कि यहाँ पर पारसी समुदाय का एक ही है, मोदी, बाकी इनमें से कोई भी पारसी वाला है ही नहीं। अगर आपको ये नाम से भी समझ में आता है ना, एंथोनी आयंगर सिंह, तो आपको वैसे ही समझ में आ जाना चाहिए। नहीं भी आता है तो कि सिर्फ इसमें एक ही पारसी का जो हमको वो दिखाई दे रहा है, तो कौन हो गया आंसर? PH मोदी। लेकिन जयपाल सिंह की बात करें, जयपाल सिंह कौन थे? तो संविधान सभा में SC से, कहां से? SC से, यानी कि अनुसूचित जनजाति से जो है किसने प्रतिनिधित्व किया था संविधान सभा में? जयपाल सिंह ने। किसने किया था? जयपाल सिंह ने। HV आयंगर की बात करेंगे तो HV आयंगर जो है उस समय इनको संविधान सभा का क्या बनाया गया था? सचिव के रूप में इनको अपॉइंट किया गया था। क्या बनाया गया था? सचिव। और आपको ये जान के हैरानी होगी, या फिर हो सकता है आपको ऑलरेडी पता हो कि जब डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को राष्ट्रपति के रूप में नियुक्त किया गया, उस समय यहाँ पर मुख्य निर्वाचन अधिकारी के रूप में कौन से व्यक्ति ने कार्य किया था? HV आयंगर। पता है? अच्छी बात है, बताए तो। और फ्रैंक एंथोनी की बात करेंगे तो यहाँ पर संविधान सभा का उपसभापति जो है वो किसको नियुक्त किया गया था? फ्रैंक एंथोनी को। तो इसका मतलब हमारा यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा? A ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, है ना। थोड़ा जल्दी कर लेते फिर बाकी के होंगे नहीं तो। ये देखो, कथनों पर विचार कीजिए, पकड़ लो क्या पूछ रहा है? असत्य। पहला क्या है? संविधान सभा का प्रारूप KM मुंशी के द्वारा तैयार किया गया था। क्या? अभी हमने शुरू में बात कर ली कि संविधान सभा का प्रारूप जो है BN राव के द्वारा जो है तैयार किया गया। क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। क्या पूछ रहा है? असत्य पूछ रहा है ना। तो हमने कहा कि असत्य कौन सा होगा? क्या केवल एक होगा? क्या हो सकता है केवल दो होगा? क्या हमको पता नहीं है। एक और दो दोनों हो सकते हैं? क्या हो सकते हैं? क्या हो सकते हैं? दोनों हो सकते हैं। अभी हमको आगे पता ही नहीं है। ना तो एक ना ही दो, ये नहीं हो सकता। कैसे होगा? क्योंकि हमने पहले पकड़ लिया। तीन ऑप्शन बचे। दूसरा देखो, वर्ष 1934 में MN राय ने पहली बार संविधान सभा के विचार का प्रस्ताव रखा। अब देखो, यहां पर डिपेंड करता है कि मैं इस आंसर को, क्योंकि अभी के लिए तो मैं यहाँ पे आपको उस क्वेश्चन सॉल्व करा रही हूँ, लेकिन वहां पर एग्जामिनर के ऊपर डिपेंड करता है कि इस आंसर को सही भी माने। आरपीसी जैसे बहुत सारे डिस्प्यूट वाले आते हैं ना, ये वैसा है। कैसे कि अगर इसमें ये रखा होता कि 1934 में MN राय ने औपचारिक रूप से पहली बार संविधान सभा के विचार का प्रस्ताव रखा, इसका मतलब तो ये हमारे लिए क्या हो जाता? सही हो जाता। लेकिन अभी के लिए हम लोग डाउट में हैं, है ना। क्यों डाउट में है? क्योंकि MN राय ने 1934 में रखा था, ये बात सही है, लेकिन कैसा रखा था? औपचारिक रूप से। लेकिन यहां पर हम ये वाला आंसर मानेंगे। क्यों? क्योंकि इसमें डेट दे रखी है। ये कह रहा है, वो कोई अलग डेट की थोड़ी पूछ रहा है। वो कह रहा है कि 1934 में MN राय ने पहली बार संविधान सभा के विचार का प्रस्ताव रखा था। क्या? तो रखा था। तो इसीलिए हम इसको क्या कर देंगे? सही कर देंगे। तो असत्य कौन सा हो गया? केवल एक। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्या है? संविधान सभा की प्रथम बैठक 10 दिसंबर 1946 को हुई थी। क्या? अभी हमने बात की कि पहली बैठक जो है कब हुई है? 9 दिसंबर 1946 को। इसका मतलब यहां पर पहला स्टेटमेंट क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। क्या हो जाएगा? गलत। तो काट दो। ये होगा क्या? नहीं होगा। ये होगा क्या? नहीं होगा। क्या तीसरा गलत सही होगा? क्या सत्य पूछ रहा है ना, तो न तो एक सत्य है ना ही दो सत्य है। तो इसका मतलब हो सकता है कि अभी तो सेकंड देखो, संविधान सभा की प्रथम बैठक की अध्यक्षता डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने की थी। क्या? नहीं। किसने की थी? सच्चिदानंद सिन्हा ने। इसका मतलब सेकंड भी क्या हो गया? गलत हो गया। तो इसका मतलब यहां पर आंसर कौन सा होगा? डी। न तो एक और न ही दो जो है हमारा आंसर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। और देखो, जब टाइम होगा तो थोड़ा डिटेल में करेंगे। अभी के लिए ये आपने शायद पढ़ा हुआ होगा। पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा प्रस्तुत उद्देश्य प्रस्ताव में कुल कितने अनुच्छेद शामिल हैं? जब पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा, यानी कि जब तीसरा जो कॉन्फ्रेंस हुई थी उसमें जब क्या किया गया था? उद्देश्य प्रस्ताव रखा था। तो उसमें सामाजिक, आर्थिक, है ना, सामाजिक, आर्थिक, नौसेना, अल्पसंख्यक, वित्त, तो वित्त जैसे बहुत सारे प्रस्ताव रखे थे। तो टोटल यहाँ पर कितने अनुच्छेद शामिल किए थे? 8।
कितने किए थे 8। लेकिन कंफ्यूजन कब होता जब यहाँ पर कुछ और होते। तो अभी ऑप्शन के अकॉर्डिंग हमको समझ में आ रहा है कि कितने थे 8। तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा हमारा ए ऑप्शन जो है बिल्कुल आपके करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, संविधान सभा के विभाजन के उपरांत पुनर्गठित संविधान सभा में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर किस प्रांत से प्रतिनिधित्व करते थे। 2 में डाउट होगा, हो सकता है आपको ये आपको पता है होगा नहीं, ये होगा नहीं, हो सकता है आपको ए और सी में जो है आपको कंफ्यूजन हो। तो सबसे पहला काम हमारा क्या होता है, देखो जब भी हम क्वेश्चन सॉल्व करें तो सबसे पहले हमारे माइंड में ये होना चाहिए, या तो हमें उसका एग्जैक्ट आंसर आता है बिना ऑप्शन देखे, है ना, तब तो सही है, हमको देखनी नहीं है। लेकिन हमको ऑप्शन देखने पड़ रहे हैं, इसका मतलब एक बार आप देखो कि कौन सा नहीं हो सकता, पहले उसको कट करो, है ना, उसके बाद शुरू करो। तो यहाँ पर हमने देखा कि मद्रास और ये तो हो नहीं सकते, अब 2 है, हो सकता है सारे बच्चों को आता हो सकता है कि कुछ बच्चों को डाउट भी हो, है ना। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि यहाँ पर क्या हुआ था कि भीमराव अंबेडकर जो हैं पहले इन्होंने चुनाव लड़ा था, कहाँ से, बम्बई से। जब संविधान सभा के चुनाव हुए थे जुलाई 1946 में, तब यहाँ पर भीमराव अंबेडकर के द्वारा बम्बई से चुनाव लड़ा गया। लेकिन बम्बई से जब ये चुनाव लड़े तो इसमें इनकी क्या हो जाती है, हार हो जाती है। क्या हो जाती है, हार हो जाती है। बाद में मुस्लिम लीग के सहयोग से, किसके सहयोग से, मुस्लिम लीग के सहयोग से वहां पर एक सीट खाली करवाई गई और वहां से, यानी कि कहां से, बंगाल से। तो बाद में चुनाव जो है कहां से लड़े, बंगाल से, और बाद में जो है ये चुनाव जीत जाते हैं। इसका मतलब किस प्रांत से प्रतिनिधित्व करते थे, बंगाल से। क्लियर है, तो आंसर क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन शुड बी करेक्ट। नेक्स्ट देखिए, मैंने क्या बोला कि प्रतिनिधित्व करते थे, तो कहां से प्रतिनिधित्व, जहां से जीते वहीं से तो करेंगे, हार गए वहां से कैसे करेंगे। हाँ, विभाजन के उपरांत की ही बात कर रहे हैं, तो बंगाल से ही करते थे, वो बाद में वहां पर आए थे, है ना। तो यहाँ पर ऑप्शन जो है वो आपके बंगाल होगा। पूरा कभी जब अपने ऐसे डिटेल में पढ़ेंगे तो मैं आपको पूरा बता दूंगी ना। ये देखो, निम्नलिखित में से कौन सी महिला संविधान सभा की महिला सदस्य के रूप में, इसमें आपको पता होगा कौन सी निर्वाचित नहीं थी, बताओ कौन सी, ऐसे कोई तो है, एक तो सही हो ही जाएगी ना। देखो पहले आपको बस पता रहे कि संविधान सभा में टोटल महिलाएं कितनी थी, टोटल महिलाएं कितनी थी, 15। कितनी थी, 15। पहले ये कर ले, फिर बाद में अपन लोग कर लेंगे ना डाउट वाला जो भी होगा। संविधान सभा में टोटल महिलाएं कितनी थी, 15। कितनी थी, 15। लेकिन इसी क्वेश्चन को मैं पूछ लेती कि संविधान सभा की प्रथम बैठक में कितनी महिलाओं ने भाग लिया, तब आपका आंसर कितना हो जाता, तब आपका आंसर हो जाता, नहीं आपने कहां से 11 पढ़ा, 9। कितना हो जाता, दोनों सुनो, संविधान सभा में टोटल महिलाएं कितनी थी जिन्होंने भाग लिया, 15। लेकिन प्रथम बैठक में कितनी महिलाओं ने भाग लिया, आंसर क्या हो जाता, 9। 15 महिलाओं के नाम आप लोगों ने लिख लिए होंगे, याद भी होंगे आपको, है ना। लेकिन यहाँ पर कौन सा नहीं है वो आपको बताना है। क्या विजय लक्ष्मी पंडित नहीं है, क्या थी, लक्ष्मी बेलायुधन है, इसमें कौन सी नहीं थी, लक्ष्मी सहगल। लेकिन बाकी के बारे में भी 3 इंपॉर्टेंट आपके पॉइंट बनते हैं। क्या आपको पूछ लिया जाए कि संविधान सभा पर प्रथम हस्ताक्षर करने वाली प्रथम महिला कौन थी, विजय लक्ष्मी पंडित। क्या किया था इन्होंने, संविधान सभा पर हस्ताक्षर करने वाली प्रथम महिला कौन थी, विजय लक्ष्मी पंडित। क्लियर है। दूसरा, दक्ष यानी बेलादुन, पहली संविधान सभा में क्या थी, दलित महिला, जिन्होंने क्या किया था, इन्होंने प्रतिनिधित्व किया था। ठीक है। बेगम एजाज रसूल की बात करेंगे तो ये क्या थी, पहली मुस्लिम महिला सदस्य। तो यहां से तीनों इंपॉर्टेंट हो गए। क्या क्या हो गए, वापस सुन लो कि विजय लक्ष्मी पंडित कौन है, जिन्होंने संविधान सभा पर क्या किए थे, सबसे पहले हस्ताक्षर किए थे। दक्षिणी बेलायुधन कौन है, जिन्होंने दलित महिलाओं की तरफ से प्रतिनिधित्व, यानी कि पहली महिला। बेगम एजाज रसूल कौन है, प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष महिला, जिन्होंने संविधान सभा का प्रतिनिधित्व किया। और आंसर क्या हो जाएगा, लक्ष्मी सहगल, क्योंकि ये कौन थी, सुभाष चंद्र बोस के जब वो फौज बनी थी उसमें ये शामिल थी, तो एक क्या थी, ये कार्यकर्ता थी। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, क्या बताना है।
सत्य बताना है। पहला क्या है, मई 1950 में भारत ने राष्ट्रमंडल की सदस्यता ग्रहण की, सही बात है क्या? कि मैम हमने पढ़ा था मई, मैंने कहा कि एग्जाम में भी वैसे ही होता है और यहाँ पर भी वही आपको देखनी पड़ती है कि गड़बड़, और आप इतने कॉन्फिडेंट में होते हो कि सही तो है ना? तो गड़बड़ कहाँ है? यहाँ पर, क्योंकि मई 1950 में नहीं, कब? मई 1949 में राष्ट्रमंडल की क्या ली थी? सदस्यता। तो इसका मतलब यहाँ पर पहला स्टेटमेंट क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। देख लो, गलत कर दिया। और कहीं है क्या? सी में भी है, डी में भी है क्या? आगे पढ़ने की जरूरत ही नहीं थी, नहीं भी आता तो, लेकिन फिर भी हम लोग पढ़ लेते हैं। सेकंड क्या है? 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा ने राष्ट्रगीत को अपनाया था क्या? सही बात है क्या? है? सही है। 22 जुलाई 1947 को संविधान सभा ने राष्ट्रगान को अपनाया था क्या? बताओ, वापस सुन लो। मई 1950 में भारत ने राष्ट्रमंडल की सदस्यता ग्रहण की थी क्या? नहीं की थी, 1949 में। इसका मतलब ये तो गलत हो गया। दूसरा क्या है? 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा ने राष्ट्रगीत को अपनाया था क्या? सही बात है क्या? सही बात है। तीसरा, 22 जुलाई 1947 को संविधान सभा ने राष्ट्रगान को अपनाया था क्या? नहीं। यहां पर गड़बड़ क्या है कि राष्ट्रगीत के साथ ही किसको अपनाया था? राष्ट्रगान को भी अपनाया था। किसको अपनाया था? राष्ट्रगान को भी अपनाया था। और 22 जुलाई 1947 को संविधान सभा ने किसको अपनाया था? राष्ट्रीय ध्वज को। किसने अपनाया था? राष्ट्रीय ध्वज को। तो आपको आंसर तो पहले ही आ गया था, आपको नहीं भी आता था। आंसर क्या आ गया था? केवल 2 जो है आंसर आ गया था। अच्छा, कुछ समितियों के नाम भी होते हैं, याद रखने में मुश्किल होती है ना। यहां पर देखो, संविधान सभा के निर्माण हेतु कांग्रेस विशेषज्ञ समिति के सदस्य कौन थे? आपको पता होगा कि जब संविधान सभा का निर्माण किया जाना था, उससे पहले यहाँ पर क्या बनाई गई थी? कांग्रेस विशेषज्ञ समिति बनाई गई थी। कौन सी समिति? कांग्रेस विशेषज्ञ समिति बनाई गई थी 8 जुलाई 1946 को। इसमें टोटल सदस्य थे कितने? 8। कितने सदस्य थे? 8 टोटल सदस्य थे, जिनमें कौन कौन से शामिल थे? जैसे आपके केटी शाह हो गए, केटी शाह भी शामिल थे, जिसमें के एम मुंशी भी थे, जिसमें हुमायूं कबीर भी थे, के संथानम भी थे, एम आसफ अली भी थे, के टी सेठ भी थे, गोपाल स्वामी अयंगर भी थे और जवाहरलाल नेहरू भी थे। तो इस प्रकार इसमें टोटल कितने थे? 8 सदस्य थे। कांग्रेस विशेषज्ञ समिति में टोटल सदस्य संख्या कितनी थी? 8। तो इसका मतलब यहाँ पर ये सारे जो है इंक्लूड थे। आंसर क्या हो जाएगा? 1 2 3 4 5, यानी कि उपयुक्त सभी। ठीक है, क्योंकि एक न्यूज भी करानी है तो थोड़ा सा मैं इसलिए फास्ट भी करा रही हूँ। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। क्या बताना है? सत्य बताना है। पहला क्या है? सर्वोच्च न्यायालय के लिए तदर्थ समिति के अध्यक्ष एस वर्दाचारी थे क्या? अच्छा, किसके अकॉर्डिंग हाँ है, किसके अकॉर्डिंग ना है? हाँ वाले खड़े कर दो, ना वाले खड़े कर दो, तो एक, और बाकी कंफ्यूज है। देखो, यहां पर बिल्कुल सही बात है कि सर्वोच्च न्यायालय के लिए एक समिति बनाई गई थी। कौन सी? तदर्थ समिति। क्या नाम है उसका? तदर्थ समिति। लेकिन तदर्थ समिति के अध्यक्ष भी कौन बनाए गए थे? एस वर्दाचारी को ही बनाया गया था। बिल्कुल सही बात है, लेकिन यहाँ पर गड़बड़ क्या है? यहाँ पर पूछ रहा है कि तदर्थ समिति के अध्यक्ष एस वर्दाचारी थे, जो कि संविधान सभा के सदस्य थे। बस यहीं पर गड़बड़ है कि सर्वोच्च न्यायालय के लिए तदर्थ समिति का अध्यक्ष एस वर्दाचारी को बनाया गया था, लेकिन खास बात क्या थी कि वो संविधान सभा के अध्यक्ष नहीं थे। क्या नहीं थे? संविधान सभा के अध्यक्ष नहीं थे। बस यहीं पर गलत हो गया। इसका मतलब पहला तो आपके गलत हो गया। क्लियर है? दूसरा स्टेटमेंट, वैसे आप लोग इससे भी कर सकते हो जैसे मैंने सिखाया, फिर भी देख लो। कार्य संचालन समिति के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे क्या? अच्छा, किसके अकॉर्डिंग सही है, किसके अकॉर्डिंग सही नहीं है? सही किसके अकॉर्डिंग है और गलत किसके अकॉर्डिंग है? आधे मेरे जैसे, है ना। देखो, 2 चीजें हैं जहां पे कंफ्यूजन रहती है, तो आप लोग ध्यान रखना। मैं 1-2 नाम लिख देती हूँ आपके सामने यहाँ पर। जैसे मान लो कोई राजा है ना, याद करवा देती हूँ मैं 3-4 समिति आपको, ताकि आपके ये खत्म हो जाए कंफ्यूजन वाला।
कोई राजा है, राजा कौन है? राजेंद्र। राजेंद्र में आ रहा है ना, राजा प्लस इंद्र, संधि विच्छेद करते हो, राजेंद्र का मतलब वही हो गया है ना, मान भी लेना यहाँ पर। तो कोई राजा है, तो राजा क्या करेगा? अपने राज्य का संचालन करेगा। करेगा कि नहीं करेगा? क्या क्या कार्य करेगा? अपने राज्य का संचालन करेगा। कर दिए। अपने राज्य के नियम बनाएगा। क्या बनाएगा? बिल्कुल बनाएगा। क्या बनाएगा? चूंकि राजा है, ध्वज फहराएगा कि नहीं फहराएगा? खुद ही फहराएगा, क्योंकि आपने देखा होगा यहाँ पर भी जब ये होता है तो राष्ट्र का प्रमुख जो है उसके द्वारा फहराया जाता है। तो ये भी हमने राजा माना, तो इसके द्वारा भी कौन सा, यानी कि झंडा फहराया जाएगा, है, या फिर इसको ध्वज भी बोल सकते हैं। और इसी के द्वारा पैसे का लेन देन, यानी कि पैसा किसको देना है? स्टाफ को देना है, इसका भी काम कौन करेगा? राजा करेगा। तो ध्यान रखना, राजेंद्र प्रसाद की जो कमेटी थी कौन कौन सी थी? अगर पूछा जाए संचालन समिति के अध्यक्ष, तब तो कौन हो जाएंगे? राजेंद्र प्रसाद। नियम समिति के अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद। झंडा या फिर राष्ट्रीय ध्वज समिति के अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद। वित्त एवं स्टाफ कमेटी के सदस्य डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, लेकिन जहां पर कार्य संचालन की बात आ जाए, ये केवल संचालन करेगा, क्योंकि राजा है ना, कार्य तो करेगा नहीं, है ना, तो कार्य किससे करवाएगा? मुंशी से करवाएगा। किससे करवाएगा? मुंशी से करवाएगा। तो ध्यान रखेंगे कि यहां पर कार्य संचालन समिति का अध्यक्ष कौन हो जाएगा? के.एम. मुंशी। अब आप भूलेगा नहीं, है ना, कि राज्य केवल संचालन करवाएगा, नियम बनवाएगा, झंडा फहराएगा और वित्त देगा किसको? स्टाफ को। तो चारों कमेटी किसकी है? राजेंद्र प्रसाद की है। और कार्य खुद करेगा क्या राजा? नहीं करेगा। किससे करवाएगा? मुंशी से करवाएगा। तो कार्य संचालन समिति के अध्यक्ष कौन रहेंगे? के.एम. मुंशी। तो यहां पर सही है क्या? ये गलत है। तो क्या पूछ रहा है? सत्य। तो क्या हो जाएगा? न तो एक नहीं दो। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्या है? ये आप सबको आता होगा, इजी है ना, शुरू से यही पढ़ते हो। किस दिन भारतीय संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित एवं आत्मार्पित किया गया? कोई ऐसा तो नहीं है ना इंग्लिश मीडियम का हो, सारे हिंदी से ही हो ना? बताओ आंसर कौन सा है? इसका सबको पता है ना, कब की गई थी? मिति मार्गशीर्ष शुक्ल सप्तमी संवत 2006 विक्रमी। ये ध्यान रखना, कई बार कंफ्यूजन हो जाता है, बस शुक्ल को पकड़ लेना, बाकी सेम ही आता है। कृष्ण मत कर देना, यहाँ पर शुक्ल सप्तमी है ना? कौन सी है? शुक्ल सप्तमी को जो है क्या किया गया था? इसको पहली बार इसको एडॉप्ट किया गया। एडॉप्ट का मतलब स्वीकार करना, अंगीकृत का मतलब क्या है? स्वीकार करना। कब किया था? 26 नवंबर 1949 को। अच्छा, संविधान दिवस के रूप में कौन सी डेट को मनाया जाता है? 26 नवंबर। कौन सी? 26 नवंबर। पूछ लिया जाए कि बताइए कि सबसे पहले संविधान दिवस को मनाने का निर्णय या पहली बार संविधान दिवस कब से मनाया गया था? तो आंसर क्या हो जाएगा? 2015 से पहली बार संविधान दिवस मनाने की क्या की गई थी? घोषणा की गई थी। यानी कि उसी दिन से क्या मनाया जाता है? संविधान दिवस के रूप में क्या मनाया जाता है? अपने 26 नवंबर की डेट को। क्लियर है? तो यहां पर आपके आंसर हो गया। नेक्स्ट देखिए, संविधान सभा का सचिव बी पट्टाभी सीतारमैया को नियुक्त किया गया था क्या? संविधान सभा का सचिव मैंने आगे आपको बता दिया था कि संविधान सभा का सचिव जो है किसको बनाया गया था? H.C. आयंगर को बनाया गया था, हमने बात की थी। इसका मतलब यहां पर ये आपकी क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। दूसरा क्या कह रहा है कि संविधान सभा की सदन समिति का अध्यक्ष H.V.R. आयंगर को नियुक्त किया गया था क्या? ये भी गलत हो जाएगा, उल्टा हो गया है। कैसे उल्टा हो गया है? कि अगर आपको पूछ लिया जाए कि सदन समिति के अध्यक्ष कौन थे, तब तो आंसर क्या हो जाएगा आपके? सदन समिति के कौन थे? पट्टाभी सीतारमैया। कौन थे? पट्टाभी सीतारमैया। और अगर आपको पूछ लिया जाए कि संविधान सभा के सचिव कौन थे, तो आंसर क्या हो जाएगा? H.B. आयंगर। पट्टाभी सीतारमैया का एक समिति और याद रखना, वो कई बार पूछ ली जाती है। कैसे याद रखोगे? शुरू में हम ऐसे ही रखते थे, शुरू में, अब तो खैर याद हो जाते हैं। यहां पर कौन है? सीता। किसको पढ़ोगे? केवल सीता को। तो आपको पता है कि यहाँ पर राम सीता, सीतारमैया लिख रहा है ना, तो यहाँ पर राम सीता को वनवास मिला था। मिला था कि नहीं मिला था? तो वनवास में रहे थे, इसका मतलब उनको आवास नहीं मिला था। क्या हुआ था? वनवास
रहे थे, इसीलिए उनको आवास नहीं मिला था। तो कभी भी पूछ लिया जाए तो ध्यान रखना, आवास समिति के अध्यक्ष कौन थे? पट्टाभी सीतारमैया। कौन थे? पट्टाभी सीतारमैया जो है कौन सी समिति के अध्यक्ष थे? आपके आवास समिति। और दूसरे कौन से हो जाएंगे? सदन समिति। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहां पर क्या हो जाएगा आंसर आपके? उल्टा है, असत्य पूछ रहा है ना, तो असत्य हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, क्या बताना है? असत्य। पहला है संविधान सभा की राष्ट्रीय ध्वज समिति के अध्यक्ष, अभी मैंने वो ट्रिक बता दिया आपको, तो राजा झंडा फहराता था, इसका मतलब यहां पर क्या हो जाएगा? राजेंद्र प्रसाद। क्या हो जाएगा? राजेंद्र प्रसाद। इसका मतलब ये क्या हो गया? गलत हो गया। 26 नवंबर 1949 को संविधान के 16 अनुच्छेद लागू हो गए थे क्या? बिल्कुल सही बात है। टोटल कितने लागू हुए थे? 16। तो यहां पर सेकंड हमारा सही हो जाएगा। असत्य पूछ रहा है तो असत्य कौन सा होगा? केवल एक जो है वो क्या हो जाएगा? आपके असत्य हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, ये आपको मैं लास्ट में देके जाऊंगी, आप लोग जो है 15 और 50 सिर्फ 2 क्वेश्चन लिख के लाना है ना। तो पहला क्या है? संविधान सभा आंशिक रूप से निर्वाचित, आंशिक रूप से मनोनीत थी। स्पष्ट करना है कितने शब्दों में? 15 शब्दों में। चीटिंग करके नहीं लानी है, गूगल से पेस्ट करके नहीं लाना, खुद से लिखना, चैप्टर पढ़ना, खुद से लिखना। ठीक है, नेक्स्ट है 50 शब्द में संविधान 15 में संविधान सभा की किन्हीं 4 समितियों के नाम बताने हैं। ठीक है, एक 50 में है आपके, उन परिस्थितियों की विवेचना कीजिए जिनके कारण संविधान सभा का चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से किया गया। फोटो ले लेना है ना, अभी जब मैं बोलूंगी उस समय। तीनों के आंसर लिख के लाने हैं, 2 के 15 शब्द में और एक का 50 शब्द पे। खुद से लिखने का ट्राई करना, कैसा भी आए। सर को दे देना, हैंड ओवर कर देना, सर मुझे दे देंगे, मैं आपको चेक करके दे दूंगी। बस आपको कैसे, उसमें क्या कमी है, किसी को हम नाम लिख के अनाउंस नहीं करेंगे कि इसने ऐसा लिखा है, इसने ऐसा लिखा है। केवल उसी के कॉपी पर ही हम क्या कर देंगे? पॉइंट आउट कर देंगे कि इसमें ये चीज की कमी थी, यहाँ पर ये चीज जो है मेंशन होनी चाहिए थी। क्लियर है? एक थर्ड वाला जो मैंने आपको कहा था कि एक हम न्यूज लेंगे जो हम लोग जो है अपने प्रीलिम्स और मेंस के उससे कनेक्ट करेंगे। सामने एक नाम दिखाई दे रहा है आपको, कौन सा? संघाई सहयोग संगठन। इंग्लिश में क्या बोलते हैं इसको? संघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि SCO। ठीक है, अभी एक सामने चीज लिख रही है चर्चा में, क्यों है बताइए? न्यूज़पेपर नहीं पढ़ते। पहले चीज तो आपको पता होना चाहिए कि हमारे RS प्रीलिम्स के अकॉर्डिंग इंपॉर्टेंट है क्या? हमारे करंट अफेयर है तो करंट अफेयर का पार्ट है। ठीक है, सेकंड हमारे कहां पर इंपॉर्टेंट है? GS थर्ड जब हम पढ़ते हैं तो GS थर्ड में हम पढ़ते हैं पॉलिटी IR, है ना। तो GS थर्ड के लिए वहां पर ये क्या हो जाएगा? इंपॉर्टेंट हो जाएगा हमारे। कैसे क्या हुआ, सिर्फ आप लोग सुनते हुए चलना, है ना, कि कैसे हुआ है, कहां पर कैसे गठन हुआ था, कैसे बना था, क्या उद्देश्य है, क्यों बनाया गया, वैश्विक उसमें परिवेश में इसका क्या महत्व है, भारत के लिए इसका क्या महत्व है, क्या क्या इसके समक्ष चुनौतियां आती हैं, है ना, वो बाद में पढ़ेंगे। लेकिन इसके लिए अभी के लिए मैं बता दूं चर्चा में रहने का कारण क्या क्या है। पहली बात करेंगे तो पहली तो बात यह है, इसलिए चर्चा में है क्योंकि अभी हाल ही में इसकी कौन से नंबर की बैठक हुई है? 24। कौन सी नंबर की? 24वीं नंबर की इसकी बैठक हुई है। और कहां पर आयोजित की गई है? तो जगह है कजाकिस्तान। कौन सा है? कजाकिस्तान। और कजाकिस्तान की जो कैपिटल है वहां पर इसका आयोजन किया गया है। कहां पर? अस्ताना। कहां किया गया है? अस्ताना। आपको एक चीज समझ में आई चर्चा में रहने का कारण? पहला तो यह है कि मैम 24वीं बैठक, मुझे वो याद रह गया, 24वीं बैठक कहां हुई है हाल ही में? कजाकिस्तान की राजधानी अस्ताना में। दूसरा इंपॉर्टेंट यह है कि अभी 2 तारीख से लेकर 6 जुलाई के बीच में, है ना, 2 से 6 जुलाई 2024 को ये बैठक आयोजित की है। टाइम तो डेट तो नहीं पूछेगा, लेकिन ये याद रखने कब की गई? जुलाई 2024। अच्छा, तीसरा इंपॉर्टेंट क्या है मैम चर्चा में रहने का कारण? तीसरा यह है कि अभी हाल ही में 10वें सदस्य के रूप में, इसका मतलब आपके दिमाग में कनेक्ट हो जाना चाहिए कि अभी तक 9 सदस्य थे, तो अभी 10वें सदस्य के रूप में एक कंट्री है जिसको पूर्ण सदस्यता दी गई है, जिसका नाम क्या है? बेलारूस। क्या नाम है? बेलारूस। प्रीलिम्स के 3 क्वेश्चन पहले सुनो।
कि हाल ही में संघाई सहयोग संगठन की कौन सी बैठक आयोजित की गई है? 24 में। संघाई सहयोग संगठन की 24वीं बैठक का आयोजन कहाँ किया गया है? कजाकिस्तान की राजधानी अस्ताना में। बैठक कब आयोजित हुई थी? 2 से 6 जुलाई 2024। बाकी मैंने कहा कि ये डेट इंपॉर्टेंट नहीं है, बस जुलाई याद रख लेना। तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि हाल ही में क्वेश्चन पूछा जाएगा इसी तरीके से जो मैं बता रही हूँ, यही पैटर्न है क्वेश्चन का, कि हाल ही में संघाई सहयोग संगठन के 10वें पूर्ण सदस्य के रूप में किस देश को शामिल किया गया है? आंसर क्या हो जाएगा? बेलारूस। समझ गए? ये हो गया इसके चर्चा में रहने का कारण। अब आपको पता होना चाहिए कि मैम ये SCO कहाँ से उभर के आया? हमें तो नहीं पता था कि ऐसा कोई ऑर्गेनाइजेशन था, अभी पता है कि है, लेकिन कैसे बना, कहाँ से इसकी स्टोरी शुरुआत हुई, वो हमें नहीं पता। तो वो आप लोग देखोगे कैसे इसकी शुरुआत हुई थी। बात है स्टोरी की तरह पढ़ोगे तो आपको परमानेंट याद हो जाएगा। कब की बात है? 1991 की। 1991 में आपने सुना होगा USSR, जिसे सोवियत संघ कहा जाता है, सबने सुना है नाम, है ना? तो 1991 में सोवियत संघ का क्या हो जाता है? विघटन हो जाता है। क्या हो जाता है? सोवियत संघ का विघटन हो जाता है। और आपको पता होगा, नहीं पता है तो मैं बता देती हूँ कि 1991 में जब USSR यानी कि सोवियत संघ 15 देशों में टूटता है। कितने देशों में टूटा? 15 देशों में। कितने? 15 देश। आप बोलोगे कि मैम 15 देश याद रखने हैं क्या? नहीं याद रखने, आपके काम के नहीं है। अच्छा मैम कौन से याद रखने हैं? कि इन 15 देशों में से 5 देश जो है वो क्या थे? अपने सेंट्रल जो है आपके क्या थे? यूरोप में जो स्थित है आपके सेंट्रल एशियन कंट्रीज थे। कितने? 5, जिनमें कौन कौन से नाम आते हैं? कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, है ना, ताजिकिस्तान और उज्बेकिस्तान। ये जो है 5 क्या हैं आपके? सेंट्रल एशियन कंट्री हैं। तो 5 इसमें क्या हो गए आपके? सेंट्रल एशियन कंट्री, है ना? मैं फोटो में बाद में आपको दिखा दूंगी। अभी के लिए आप बस इतना याद रखोगे कि 1991 की बात कर रहे हैं हम। USSR यानी कि सोवियत संघ जो है वो 15 देशों में टूट जाता है, जिनमें 5 क्या थे आपके? सेंट्रल एशियन कंट्रीज हुआ करते थे। अब यहां पर आपको पता है कि अब यहां पर एक देश बना था, कौन सा? रूस। आपको पता है उसी टाइम, है ना? रूस यानी कि रसिया जिसे हम बोलते हैं। तो अब रसिया ने सोचा कि यहां पर जो स्थान वाले यानी कि 5 सेंट्रल एशियन कंट्री जो हैं, कहीं ऐसा नहीं हो, क्योंकि एक साइड है आपका रसिया, है ना? कहीं कंफ्यूजन हो तो मुझे बता देना बाद में। और दूसरी जगह आपका एक कौन सा? चाइना। रसिया, क्योंकि दोनों पावरफुल कंट्री हैं, रसिया और चाइना जो कंट्रीज हैं, इन दोनों का जो कहते हैं ना काउंटर पार्ट कंट्री जो है, इनका विपक्षी कह सकते हैं एक तरीके से, विपक्षी देश जो है इन दोनों का कौन है? अमेरिका। कौन था? अमेरिका। तो अमेरिका से ज्यादा सैन्य शक्ति बढ़ाने के लिए, है ना, मिलिट्री पोजीशन बढ़ाने के लिए इन रसिया और चाइना ने क्या किया? इन 5 सेंट्रल एशियन कंट्रीज से बात की कि भाई कल को ऐसा नहीं हो कि तुम 5 के पास उतनी पावर नहीं है तो कभी अलगाववाद की स्थिति आ जाए। अलगाववाद शब्द समझते हो? मान लो किसी देश का मतलब एक अलग हिस्सा छीन लिया जाए, है ना? कहीं ऐसा नहीं हो कभी आतंकवाद की स्थिति उत्पन्न हो जाए, है ना? या अमेरिका इन 5 सेंट्रल एशियन कंट्री को अपने अंडर ले ले। तो इसी डर की वजह से रूस ने क्या कहा कि सेंट्रल एशियन कंट्री से कहा कि आओ एक बैठक करते हैं, वहां हम लोग बैठते हैं और आपस में बात कर लेते हैं कि क्या करना है। ठीक है? अब ये बैठक जो है रूस ने किसके साथ बुलाई थी? चीन के साथ। उसने कहा कि भाई अगर आपको हम पे भरोसा नहीं है तो हम साथ में किसको रख लेते हैं? चीन को रख लेते हैं, क्योंकि ऐसा लगे कि भाई मैं चाहता हूं तो हमने चीन को रख लेते। बात कब की है? 1996 की। कब की है? 1996 की। और इन 5 सेंट्रल एशियन कंट्रीज को इन्होंने न्योता दिया। कहां पर बुलाया इनको? संघाई में। कहां बुलाया? संघाई में। कौन कौन शामिल हुआ? यहां पर रूस शामिल था ही, ठीक है? इसके साथ कौन शामिल था? चीन। इस चीन के साथ शामिल हुआ 5 सेंट्रल एशियन में से कौन कौन आया? ध्यान रखेंगे, काजिकिस्तान, है ना, गलत लिख दिया वो सही कर लेना, काजिकिस्तान,
दूसरा कौन सा था आपके, ताजिकिस्तान, कौन सा आया, ताजिकिस्तान, और यहां पर शामिल हुआ किर्गिस्तान, कौन सा शामिल हुआ, किर्गिस्तान, ये यहां पर शामिल हुए। बाकी के दो जो सेंट्रल एशियन कंट्रीज थे वो इस बैठक में शामिल होने नहीं आए। यहां तक समझ रहे हो ना, 15 देशों में टूटा है, 5 सेंट्रल एशियन कंट्रीज हैं, जिसमें रूस को लगा कि कहीं ऐसा नहीं हो कि अमेरिका जो है इनको क्षेत्रों को छीन ले, तो इसी वजह से इसने चीन के साथ मिलकर इनको कहा कि आइए हम लोग क्या करते हैं, एक बैठक आयोजित करते हैं, जो भी होगा जैसे भी होगा आपस में हम लोग सहयोग करेंगे। तो इसी के लिए ये बैठक कहाँ पर बुलाई गई, संघाई में बुलाई गई, संघाई में बुलाई गई। तब यहाँ पर सेंट्रल एशियन कंट्रीज में से कौन कौन शामिल हुआ, काजाकिस्तान, ताजिकिस्तान और किर्गिस्तान। अब ये टोटल कितने देश हो गए, 5, क्या हो गए, 5 कंट्रीज हो गए। इसीलिए इसका नाम क्या रख दिया, संघाई 5, क्या रख दिया, संघाई 5। और यहाँ इस बैठक में ये डिसीजन लिया गया कि भाई क्षेत्रीय दृष्टि से, है ना, कि कल को अलगाववाद जैसी स्थिति ना हो, आतंकवाद ना फैले, जहां भी जरूरत हो तो हम लोग आपस में क्या करेंगे, सहयोग करेंगे। एक होता है एक पक्षीय, जहां पर केवल एक पक्ष की बात की जाए, तो यहां पर इन्होंने जो संगठन बनाया ये कैसा बनाया, बहुपक्षीय संगठन बनाया कि बहुत सारे मुद्दों को लेकर बात करेंगे, केवल पर्टिकुलर एक मुद्दे की बात नहीं करेंगे। तो इसीलिए उज्बेकिस्तान ने सोचा बाद में कि यार मैं पीछे रह गया, उसने कहा कि अब जो है मैं भी शामिल होना चाहता हूं। तो वो यहां पर उज्बेकिस्तान जब बाद में जो है एंटर होता है किसके साथ, चीन के साथ, वो चीन को बोलता है कि मुझे भी शामिल कर लो। अब उज्बेकिस्तान को जो है जब शामिल किया गया, बात कब की कर रहे हैं हम, 2001 की, कब की बात कर रहे हैं, 2001 की। उज्बेकिस्तान जो है इसमें शामिल होना चाहता है। अब चूंकि पहले से 5 कंट्रीज थे, जब हम इनको क्या नाम दे रहे थे, संघाई 5, लेकिन जैसे ही उज्बेकिस्तान इसमें शामिल हुआ तो संघाई 5 तो अब इसका नाम रहा नहीं। तो इसीलिए हमने 2001 में, जून 2001 में इसका नाम चेंज करके क्या कर दिया, संघाई सहयोग संगठन, क्या कर दिया, संघाई सहयोग संगठन जो है वो इसका नाम हो गया। अब देखो बात यहीं तक नहीं रुकी, अब इसमें क्या हुआ है, 2001 तक की बात कर ली हमने। फिर चीन ने कहा, आने वाले टाइम में चीन ने कहा कि मैं एससीओ में जो है पाकिस्तान को शामिल करना चाहता हूं। तो रसिया को लगा कि कहीं ऐसा नहीं हो कि चीन का प्रभुत्व जो है यानी कि ज्यादा बढ़ जाए, तो इसलिए उसने काउंटर करने के लिए कहा कि आप लोग चीन को शामिल करना चाहते हो, मैं किसको शामिल करूंगा, भारत को। किसको करूंगा, भारत को। तो बात है 2017 की, कब की बात है, 2017 की। यहां पर 2 कंट्रीज और शामिल हो जाते हैं, कौन कौन से, एक तो पाकिस्तान और दूसरा कौन सा शामिल हो गया, अपना इंडिया। कौन सा शामिल हो गया, इंडिया, समझ रहे हो। फिर 2017 में पाकिस्तान शामिल हो गया, भारत शामिल हो गया, और यहां पर ऑब्जर्वेशन यानी कि कुछ पर्यवेक्षक देश भी होते हैं, है ना। पर्यवेक्षक देश में यहां पर शामिल था कौन कौन, एक तो ईरान, कौन शामिल था, एक तो ईरान, एक बेलारूस, कौन था, एक तो ईरान, एक बेलारूस, एक है मंगोलिया, एक था अफगानिस्तान। कौन कौन से देश थे, ईरान, बेलारूस, मंगोलिया, अफगानिस्तान। बाद में मैप के थ्रू मैं आपको बता दूंगी। तो यहां पर ऑब्जर्वेशन के तौर पर बाद में 2023 में किसको शामिल कर लिया गया, ईरान को। 2023 में इसमें कौन शामिल हो गया, ईरान। कंट्री गिनो कितने हो गए, 5 ही कंट्री हो गए। नाम याद हो गया आपको, रटने की जरूरत नहीं, रटोगे तो आप भूल जाओगे। 5 सेंट्रल एशियन कंट्री में से 3 ये शामिल थे पहले। काजाकिस्तान गलत लिख दिया मैंने ना, इसको सही कर लेना, काजाकिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान, और 2 कौन है, रूस और चाइना। तब ये टोटल मिलके क्या कहलाए, संघाई 5, यानी कि 5 कंट्रीज तो ये हो गए। बाद में इसमें कौन शामिल हो गया, उज्बेकिस्तान। कितने हो गए, 6। 2017 में कौन से देश शामिल हो गए, भारत और पाकिस्तान। कितने कंट्रीज हो गए, कितने हो गए, 8। 2023 में कौन शामिल हो गया, ईरान। और अभी हमने बात की कि 2024 में कौन से देश को शामिल किया गया है, आपके बेलारूस को। तो अब टोटल जो है कंट्रीज की संख्या एससीओ में कितनी हो गई, 10 हो गई। लेकिन अब आपको पूछा जाएगा कि एससीओ जो है, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि किस प्रकार का संगठन है।
तो प्रकार पूछ लिया जाए तो प्रकार कैसा है, आपको प्रीलिम्स में पूछ लिया जाए या फिर लिखना पड़े कि एससीओ पर संक्षिप्त टिप्पणी कीजिए, तब आप क्या लिखोगे प्रकार में? आप कहोगे कि एससीओ जो है ये क्या है, आपके एक अंतर सरकारी संगठन है। क्या है? अंतर सरकारी संगठन। क्या फर्क है अंतर सरकारी संगठन में? एक इसको हम इंग्लिश बोलते हैं आईजीओ, है ना, इंटर गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, एक होता है एनजीओ। दोनों में क्या डिफरेंस है? एनजीओ जो होते हैं वो 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों के बीच में जो समझौते के तहत होते हैं, लेकिन आईजीओ यानी कि अंतर सरकारी संगठन जो है वो हमेशा किसके होंगे? 2 या 2 से यानी कि सरकार के बीच में जो एक संधि होगी, किसी संधि या समझौते के तहत जो संगठन बनाया जाएगा उसको हम क्या बोलते हैं? अंतर सरकारी संगठन बोलते हैं। तो आपको कभी भी पूछ लिया जाए कि एससीओ किस प्रकार का है, तो एससीओ एक अंतर सरकारी संगठन तथा क्या एक ही पक्ष पे बात कर रहा है क्या? नहीं, हमने कहा बहुत सारे मुद्दों पर बात करता है, तो कैसा हो गया? बहुपक्षीय। कैसा हो गया? बहुपक्षीय। दूसरा इंपॉर्टेंट जो हमने बात कर ली कि पूछा जाएगा गठन कब हुआ था, तो गठन यहां पर याद रखेंगे जून 2001 में, कि मैम आपने तो बताया था। वहां से स्टोरी शुरू हुई थी कि 1996 में टूटा था, 2006 में संघाई 5 था, संघाई 5 का गठन पूछे आंसर क्या आएगा? 2006, लेकिन एससीओ का गठन कब किया गया? आंसर क्या आ जाएगा? 2001। क्लियर है? तीसरा इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि गठन के बाद कि टोटल सदस्य संख्या इसमें अभी वर्तमान में कितनी है, तो हमारा आंसर हो जाएगा, हमने पढ़ लिया, कितनी हो गई? 10। टोटल कितने हो गए? 10। फिर आपको पूछ लिया जाएगा कि इसकी आधिकारिक भाषा कौन सी है। ये तो सारे प्रीलिम्स के क्वेश्चन है। आधिकारिक भाषा का मतलब क्या हुआ कि इनकी ऑफिशियल लैंग्वेज कौन सी है ना? ऑफिशियल लैंग्वेज कौन सी है? तो ध्यान रखोगे एससीओ की ऑफिशियल लैंग्वेज है रूसी और मंडारिन। मंडारिन कहाँ की भाषा है? चाइना की। कहाँ की है? चाइना की। तो आधिकारिक भाषा से याद रखेंगे कौन कौन सी? रूसी या चाइना लिख लो, या फिर इसी को बोलते हैं मंदारिन। तो ये इसकी क्या हो गई? आधिकारिक भाषा हो गई। बातें नहीं आपस में, है ना? तो आधिकारिक भाषा कौन सी हो गई? रूसी और मंदारिन हो गई। फिर इसमें इंपॉर्टेंट आ जाएगा 10 सदस्यों के नाम, जैसे कि मैंने कहा कि आपको रटने नहीं है, रटोगे तो याद नहीं रहेंगे, आप सीक्वेंस से याद रखोगे तो आपको वैसे ही याद हो जाएंगे। फिर आगे इसमें आपको पता होना चाहिए कि आप बोलो कि मैम इसकी अध्यक्षता कौन करता है ना? अध्यक्षता किसके द्वारा की जाती है? तो ध्यान रखोगे प्रत्येक सदस्य देश के द्वारा प्रतिवर्ष रोटेशन के आधार पर की जाती है। जैसे 2023 में एससीओ की अध्यक्षता जो है भारत के द्वारा की गई थी, अभी 2024 में किसके द्वारा? कजाकिस्तान के द्वारा की जा रही है, और 2025 में चाइना के द्वारा की जाएगी। तो इसका मतलब क्या करते हैं? प्रतिवर्ष एक रोटेशन के आधार पर जो है अध्यक्षता की जाती है। तो अध्यक्षता में हम क्या लिख देंगे कि प्रत्येक वर्ष सदस्य देश द्वारा, तो टाइम नहीं है तो अभी मैं जल्दी जल्दी लिख देती हूँ, रोटेशन के आधार पर की जाती है। अच्छा, अभी 2024 में जो बैठक हुई है उसकी थीम क्या है? सामने है ना, उसकी थीम क्या है? तो थीम की बात करेंगे तो जब भारत, मैंने कहा कि भारत के द्वारा संघाई सहयोग संगठन की क्या की गई थी, उस समय अध्यक्षता की गई थी, तो पीएम के द्वारा यहां पर एक थीम दी गई थी जो आपने नाम सुना होगा, सिक्योर। सुना है? एक थीम दी गई थी सिक्योर। कौन सी थीम दी गई थी? सिक्योर। इसका मतलब क्या है? आपको पूछ लिया जाए अभी 2024 की थीम क्या है? सिक्योर। लेकिन सिक्योर का मतलब क्या है? एस का मतलब यहां पर है सिक्योरिटी। क्या है? सिक्योरिटी। इसी का उद्देश्य इसमें शामिल है थीम में। क्या है? कि सदस्य देश जो हैं एक दूसरे की क्या करेंगे? रक्षा करेंगे, एक दूसरे के क्षेत्र की क्या करेंगे? सुरक्षा करेंगे। एस का मतलब सिक्योरिटी। ई का मतलब क्या है यहां पर? ई का मतलब है इकोनॉमिक डेवलपमेंट। क्या है? इकोनॉमिक डेवलपमेंट। इसका मतलब कि जो सदस्य देश हैं, एससीओ के जो सदस्य देश हैं, वो आपस में क्या करेंगे? आर्थिक वृद्धि को, है ना, कैसे इकोनॉमिक ग्रोथ हो, तो उसके लिए जो है आपस में सहयोग करेंगे। समझ गए? तीसरा वर्ड क्या है? सी।
सी का मतलब यहां पर है कनेक्टिविटी। क्या है? कनेक्टिविटी। इन्होंने कहा कि जितने भी क्षेत्र हैं इनको यहां पर आपस में क्या करेंगे, कनेक्ट करके कि कैसे आगे की जो है प्रोसेस किए जाए, कनेक्टिविटी। यू का मतलब यहां पर क्या है? यू का मतलब है यूनिटी। क्या मतलब है? यूनिटी, यानी कि सारे देश मिलकर जो है एकता स्थापित करेंगे, है ना। कि कोई यहां पर शर्त ये भी रखी गई है, अभी 2024 में जो बैठक हुई है उसमें एक कंडीशन रखी गई है जिसको हम अस्ताना बैठक कहते हैं। उसमें एक कंडीशन रखी गई है कि मान लो कोई भी ऐसा सदस्य देश जो आतंकवाद को बढ़ावा देता है या एकता से पीछे हटता है तो वो इसका सदस्य देश नहीं रहेगा। और ये सीधा सीधा अगर आपको पता हो तो किस पर निशाना था? पाकिस्तान पर, है ना, क्योंकि मेन जो है वो कौन बढ़ावा देता है? पाकिस्तान। तो सीधा सीधा निशाना किस पर डाला? पाकिस्तान पर। तो ये का मतलब क्या हो गया? यूनिटी। आगे क्या है? आर। आर बताइए, आर का मतलब क्या होगा? रिस्पेक्ट। आर का मतलब यहां पर किससे है? रिस्पेक्ट। बट रिस्पेक्ट किसकी जाए? इन्होंने कहा कि यहां पर जितने भी सदस्य देश हैं उनकी क्या करना है? उनकी अखंडता की यानी कि इंटीग्रिटी जो है, इसके अलावा सॉवरेनिटी यानी कि संप्रभुता की क्या की जाए? रक्षा की जाए। एक दूसरे देश जो आपस के जो सदस्य देश हैं वो क्या नहीं करेंगे? एक दूसरे के आंतरिक मामलों में दखल नहीं करेंगे, वो संप्रभु रहेंगे। इसका मतलब आर का मतलब क्या हो गया? रिस्पेक्ट। बचा क्या? ई। ई का मतलब यहां पर है इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन। क्या है? एनवायरमेंट प्रोटेक्शन। इसका मतलब क्या है कि जितने भी सदस्य देश होंगे वो आपस में क्या करेंगे? पर्यावरण को भी संरक्षण करने का कार्य करेंगे कि क्या क्या ऐसे प्रयास किए जाए जिससे पर्यावरण को क्या करे, यानी कि हवन की उसको बनाए रखे। तो ये सीक्वेंस जो है क्या है आपके 2024 की एससीओ की क्या है? थीम है। क्लियर है? अब यहां से एक आगे इंपॉर्टेंट चीज और आ जाती है। वैसे टाइम हो गया आपका, मैं जल्दी जल्दी बता देती हूँ। हो गया? ठीक है। तो यहां पर उद्देश्य, उद्देश्य आपको समझ में आ गया? अलग से पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। उद्देश्य जो है इसकी थीम में ही था। उद्देश्य क्या था? थीम क्या थी? सीक्वेंस। मेरे साथ साथ बोलो, एस का मतलब क्या है? एस का मतलब क्या है? सिक्योरिटी। ई का मतलब क्या है? इकोनॉमिक ग्रोथ। क्या है? इकोनॉमिक ग्रोथ। सी का मतलब क्या है? कनेक्टिविटी। यू का मतलब क्या है? यूनिटी। आर का मतलब क्या है? रीजनल या रिस्पेक्ट। और ई का मतलब क्या है? इकोनॉमिक, एनवायरमेंट प्रोटेक्शन। सॉरी, इकोनॉमी नहीं, एनवायरमेंट प्रोटेक्शन। हटा दिए क्या? अच्छा, वापस एक बार है ना, जो भी पढ़ा है उसको फटाफट से रिवीजन कर लेना। कि संघाई सहयोग संगठन मैंने कहा चर्चा में क्यों है? 3 कारण है। पहला कारण क्या है? 24 बैठक जो है कहां पर की गई है? कजाकिस्तान में। कजाकिस्तान की राजधानी अस्ताना में। दूसरा इंपॉर्टेंट क्या है कि बैठक कब हुई है? 2 से 6 जुलाई 2024। तीसरा इंपॉर्टेंट क्या है कि यहां पर अभी 10वें सदस्य के रूप में किसको नियुक्त किया गया है? बेलारूस को। आगे मैंने कहा कि सबसे पहले ये स्टोरी जो मैं आपको ऑलरेडी पढ़ा चुकी हूँ, बस रिवीजन फटाफट से, कि 1991 में यानी कि शुरुआत कैसे हुई थी? 1991 में यूएसएसआर यानी कि सोवियत संघ का क्या हुआ था? विघटन हुआ था। कितने देश में हुआ था? 15 देशों में। 15 देशों में से 5 कौन से थे? सेंट्रल एशियन कंट्री, जिसमें कौन कौन से आते हैं? कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान, है ना। यहाँ पर शामिल कौन कौन से हुए थे रसिया और चाइना के साथ? कजाकिस्तान, ताजिकिस्तान और किर्गिस्तान। अब आपको क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि निम्नलिखित में से एससीओ का कौन सा सेंट्रल एशियन कंट्री नहीं है? आंसर क्या हो जाएगा? तुर्कमेनिस्तान। कौन सा नहीं है? तुर्कमेनिस्तान, क्योंकि वो अपवाद हो गया। फिर मैंने कहा कि 1996 में चूंकि बैठक पहली आयोजित की गई कहां पर? संघाई में, इसीलिए इसका नाम क्या रख दिया? इसलिए इसका नाम क्या रख दिया? संघाई 5। कौन कौन से देश शामिल हैं? रसिया, चाइना, ताजिकिस्तान और किर्गिस्तान। 2001 में क्या हुआ कि उज्बेकिस्तान देश शामिल हुआ और इसीलिए इसका जो है क्या गठन कब होता है? जून 2001 में गठन किया गया। फिर क्या है कि 2017 में उसने काउंटर करने के लिए क्या बोला कि हमको किसको शामिल करना है? पाकिस्तान को। तो रसिया ने क्या कहा
कि काउंटर करने के लिए हम किसको शामिल करेंगे, भारत को। तो 2017 में किसको शामिल किया गया, भारत और पाकिस्तान को। पर्यवेक्षक के देश के रूप में मैंने आपको बताया 4 कंट्रीज हुआ करते थे, कौन कौन से, मंगोलिया, इसके अलावा कौन से थे, ईरान, और कौन सा था, अफगानिस्तान, और इसके अलावा कौन सा, बेलारूस। तो यहां पर 2023 में किसको सदस्यता दी गई, ईरान को दे दी गई, और 2024 में किसको है, बेलारूस को। बेलारूस के बारे में 3 इंपॉर्टेंट चीजें याद रखनी है, कौन कौन सी, कि बेलारूस की राजधानी कौन सी है, मिन्स्क, कौन सी है, मिन्स्क। और दूसरा इंपॉर्टेंट फैक्ट क्या है इसका, कि बेलारूस जो है क्या है, एक लैंड लॉक कंट्री है, क्या है, यानी कि लैंड लॉक कंट्री है, क्योंकि चर्चा में रहा है तो हो सकता है कि आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए इससे रिलेटेड। देखो अब आप लोग जो है क्वेश्चन भी कर सकते हो, हटा दिया क्या, अच्छा क्वेश्चन, फोटो खींच लेना है ना। एक तो यह है 15 शब्द वाला,